हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे और हमारे साथ हैं मिस्टर अमन राज। तो एसएससी जेई का जो आज पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आ पाई है उस पे बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम बता पाएँ। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करते जाएँगे। तो जीएस को लेकर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बच्चों का फीडबैक आ रहा है, कुछ बड़ा मिला-जुला सा है। जैसे मॉर्निंग सेशन हमने किया, कई सारे क्वेश्चन मैंने जीएस के बताए, तो उसमें 1-2 कमेंट थे जिन्होंने कहा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल ही क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। मान लो जो नहीं था वो भी डिस्कस कर दे रहे हैं और जो आए हैं वो भी डिस्कस कर देते हैं, तो दोनों में से दोनों ही कवर हो जाएँगे। और जो लोग ये कह रहे हैं सर ये नहीं आया था, तो एटलीस्ट कम से कम आप बताइए कौन-सा क्वेश्चन आया है, आप बताओगे तो उसको भी कवर कर लेंगे। एनालिसिस तभी निकल पाएगी क्योंकि कुछ लोग मैं कमेंट में देख रहा था उन्होंने लिखा है सर ये वाला क्वेश्चन नहीं था। तो जहीं जो नहीं था एटलीस्ट फीडबैक में आप बताइए, उसमें गूगल फॉर्म में हमने बनाया भी हुआ है, आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं कौन-सा क्वेश्चन आपको याद आ रहा है। तो हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और मैं आपको बता भी दूँगा कहाँ पर कौन-सा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि सर ऐसा तो नहीं है क्लास में बोला था, कराया नहीं है। आप बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक डिस्कशन में दे सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन डीएनए के ऊपर आया है। एज़ इट इज़ क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता लगा ये क्या था, पर उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जहाँ तक यही क्वेश्चन आता है बार-बार इसके ऊपर। जैसे कि हमने पढ़ाया हुआ था, ये कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ होती है क्रोमोसोम, ये बताया था। सभी ने पढ़ा होगा, सेल तो जब भी पढ़ाया होगा। ये टॉपिक आया है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एक का नाम डीएनए, एक का नाम आरएनए। तो हमने कहा था कि सेल के अंदर 2 पार्ट में स्टडी की जाती है, एक उसके न्यूक्लियस के अंदर का एरिया, एक न्यूक्लियस के बाहर का एरिया। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, एक डीएनए, एक का नाम आरएनए। तो क्वेश्चन जो आया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, 2-3 चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड के बनने के ही 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलके बनता है, उसमें होती है शुगर और उसमें होता है नाइट्रोजनस बेस और होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4। तो न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, 3 चीज़ें कंटेन करेगा। डीएनए, आरएनए में एक तो अंतर आ जाता है शुगर का। डीएनए की जो शुगर है उसका नाम है C5H10O4 और आरएनए की शुगर में एक ऑक्सीजन इससे ज़्यादा होगी। तो आरएनए की शुगर का नाम है राइबोस शुगर, वहाँ पे C5H10O5 होता है। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो क्या बोलोगे? डीऑक्सी बोलोगे। भाई राइबोस शुगर का जो फार्मूला है C5H10O5 और एक शुगर कम कर दोगे तो डीएनए की हो जाएगी डीऑक्सी राइबोस शुगर। एक तो दोनों में शुगर का अंतर है डीएनए आरएनए में। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में होता है। नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें भी एक अंतर है। डीएनए के नाइट्रोजनस बेस का नाम होता है AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। इस टी की जगह पर केवल एक नाइट्रोजनस बेस आरएनए में अलग हो जाता है जिसका नाम है यूरासिल। टी की जगह पे यू होता है आरएनए में। दोनों में अंतर समझ आया? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल। अगर अपने अंदर हम डीएनए की बात करें, क्या सभी में डीएनए डबल हेलिकल होता है? नहीं। बैक्टीरिया वगैरह में सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो शेप होती है, ये ह्यूमन डीएनए की बात करें तो इस तरह का होता है डबल हेलिकल, जबकि आरएनए होता है सिंगल हेलिकल। एक अंतर ये है दोनों में। क्वेश्चन आता है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बताया था? आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये मैंने नहीं, जीएस जिसने भी पढ़ाया होगा सभी ने पढ़ाया होगा। एक क्वेश्चन डीएनए पे, क्योंकि मुझे ये पता लगा सर डीएनए पे क्वेश्चन आया है, तो जहाँ तक मेरा मानना है या तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वर्ड आया होगा, किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने, या क्वेश्चन नाइट्रोजनस बेस का रहा होगा। और एक क्वेश्चन, ये नाइट्रोजनस बेस किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? ए हमेशा ही डबल बॉन्डिंग करता है टी के साथ, सी हमेशा ही ट्रिपल बॉन्डिंग करता है जी के साथ। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायामीन, सी का मतलब साइटोसिन, जी का मतलब ग्वानिन। जो बॉन्डिंग होती है ऑप्शन दिया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पूरा का पूरा।
या तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा होगा, या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक, ये क्वेश्चन आया होगा। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो शायद आप रिकॉल कर पा रहे हो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। एक क्वेश्चन बच्चे ने लिखा था कि सर क्वेश्चन आया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। इन्वायरमेंट के नोट्स मैंने आपको शेयर किए हुए टेलीग्राम पे, जरा कॉपी खोल के देखिए क्या नहीं लिखवाया, जहाँ पे मैंने सारे एक्ट लिखवाए थे, जहाँ पे मैंने वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 का कानून, उसके तहत बनी थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका काम है वाटर पॉल्यूशन को भी टैकल करना, एयर पॉल्यूशन को भी टैकल करना, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं उनको गाइड करना और कोऑर्डिनेट करना उनके बीच में। ये काम करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत बना था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या नहीं पता आपको? अब देखिए एनवायरमेंट के अंदर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं इसलिए डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, किसी को ये लगे सर ये नहीं बताया या जीएस बहुत टफ था, क्लास में नहीं हुआ, बोलिए। एक मैंने डीएनए के लिए आपको बताई बात, एक मैंने आपको बता दिया सीपीसीबी वाला क्वेश्चन, फिर अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन बता रहे हैं। पर अवार्ड जब तक आप क्लियर कट मेंशन नहीं करेंगे कौन सा अवार्ड पूछा है, बता नहीं पाएंगे। हालांकि अवार्ड्स मैंने आपको बहुत सारे कवर कराए हुए हैं, या तो स्पेसिफिकली आप मुझे अवार्ड बताएं कौन सा अवार्ड पूछा गया। अवार्ड की मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, बहुत सारे अवार्ड उसमें कवर्ड है, नोबल, भारत रत्न सब कवर्ड है। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे इसमें दिखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बंगाल इंडियन नेशनलिज्म का जो एक ये उभर रहा था, इंडियन नेशनलिज्म, सारी क्रांति वहीं से उभर रही थी। तो कर्जन उस समय वाइसरॉय था, तो कर्जन का एजेंडा ये था कि वो बंगाल को स्प्लिट कर दे, जिससे कि इंडियन नेशनलिज्म की जो भावना उभर रही है लोगों में वो कमजोर पड़ जाए। क्योंकि बंगाल इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर के तौर पर उभर रहा था, काफी सारे मूवमेंट वगैरह वहीं से होते थे। कर्जन ने ये कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंस है, उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पा रहा है, प्रॉपर तरीके से हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं। जबकि कर्जन का रियल मोटिव था कि बंगाल इंडियन नेशनलिज्म का राइजिंग सेंटर था, इसलिए उसको स्प्लिट किया गया। रीजन उसने एडमिनिस्ट्रेशन का दिया था, पर उसका लॉजिक था कि स्प्लिट करने से डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स चले, और बांटा भी था धर्म के आधार पर। ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, वेस्ट बंगाल था हिंदू मेजोरिटी एरिया। तो 1905 में ये पार्टीशन हुआ था। कांग्रेस के अंदर दो गुट हुआ करते थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी और गरमपंथी बोलते थे। मॉडरेट लोग किसी मास मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थे, किसी मास मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थे, तो एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में उनको मूवमेंट चलाना पड़ा था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। मैंने बताया भी था, रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरे इंडियन नेशनलिज्म उसमें देखे फ्रीडम स्ट्रगल में एक ही मूवमेंट है जहां पर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलता है, एंड दैट वाज स्वदेशी एंड बायकॉट। अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, विदेशी चीज़ों को डिस्करेज करना। और 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल उसके विरोध में किया गया था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, बाद में उस फैसले को वापस ले लिया था किंग जॉर्ज फिफ्थ जब इंडिया आया था। किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिसको हार्डिंग ने इनवाइट किया था थर्ड दिल्ली दरबार के मौके पर। ये पूरी की पूरी कहानी आपको बताई हुई है। अब इसके बाद आप बताइए पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन मैंने आपको बताया था कि विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देता। एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है फैट, 9.2 कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम। विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देता, पर तो भी बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग और प्रोसेस के होने के लिए चाहिए। विटामिन को दो तरह से बांटा गया है, एक फैट सॉल्यूबल, एक वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल होता है एडेक, ADEK। इन चार को छोड़कर जो कोई विटामिन हो वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब सी और बी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी एक बच्चे ने लिखा कि पूछा है तो स्कर्वी, अगर वो क्वेश्चन आया है तो। जो ओवरऑल मेरे पास क्वेश्चन आया मैं सारे एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो उसका आंसर होगा स्कर्वी, अगर विटामिन सी वाला क्वेश्चन पूछा है तो। वाटर सॉल्युबल विटामिन बच्चे ने बोला क्वेश्चन आया है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है वो भी आया है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, एक बच्चे ने ये बोला विटामिन के। क्लॉटिंग वाला क्वेश्चन अगर आया है तो विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग में। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर। बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर हमने जितना पढ़ा रखा है, मुझे नहीं लगता एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चे ने भेजा नहीं, पर वो क्वेश्चन जो भी आया होगा मुझे लगता है कि उसमें से कवर हो गया होगा। क्योंकि बस उसमें ये लिखा है कि सर बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, या तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, अब मैं भी हाथ कैसे सॉल्व कर देता हूँ। एंजाइम पे क्वेश्चन क्या बनता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यही क्वेश्चन आता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। केवल एक एक्सेप्शन होता है, राइबोजाइम, और उसकी डिस्कवरी जिसने की थी उसको नोबेल मिला था। बेरी बेरी विटामिन भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है।
नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्लास में भी कराया हुआ है। बेरी-बेरी हमारे हार्ट और ब्रेन को प्रभावित करता है, ये भी लिखा हुआ है कॉपी के अंदर। 1857 का रिवोल्ट, अब इसमें ये लिखा है तो 1857 रिवोल्ट, इसकी ये घटना तो शुरू हुई थी जब मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। पहली गोली चलाने से घटना स्टार्ट हुई थी। इमीडिएट फिर शुरू कहाँ हुआ? रीज़न क्या था कि नए-नए इंट्रोड्यूस हुए थे ग्रीस कार्ट्रिज, इनफील्ड राइफल आई थी। इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती थी वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज होती थी। उसमें अ, पिग और काऊ उनकी स्किन यूज़ करते थे, वो चर्बी इस्तेमाल करते थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट को भड़काने के लिए काफ़ी था। तो ये चीज़ उड़ गई कि जो नई कन इनफील्ड राइफल आई है, उसमें जो कार्ट्रिज हैं, उसमें पिग या काऊ की स्किन यूज़ की गई है। तो मंगल पांडे ब्राह्मण थे, उन्होंने गोली चला दी अपने ऑफिसर पे। ऑफिसर तो मरा नहीं, पर उनको फांसी हो गई थी बाद में। इसी तरह का फिर इश्यू बना था मेरठ छावनी में। मेरठ कैंटोनमेंट में यही इश्यू बना था। वहाँ पर जो 85 सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया था, कैंटोनमेंट एरिया कब्जा कर लिया। फिर जाके दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिले और 10th मई 1857 को 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोग उसको लीड कर रहे थे। जैसे कानपुर नाना साहब तात्या टोपे की मदद से, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे उनको भी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ बेगम हजरत महल, आरा कुंवर सिंह, ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर कौन लीड कर रहा था। बहादुर शाह जफर क्योंकि बीमार रहते थे, उनके बिहाफ पर बख्त खान वो लीड कर रहे थे। तो जहाँ तक मेरा मानना है 1857 रिवोल्ट पे यही क्वेश्चन आया होगा कि कौन सेंटर कौन लीड कर रहा था, या इसकी शुरुआत कब हुई थी या डेट पूछी गई होगी। पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। क्योंकि 1857 रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था, उसको वीडी सावरकर ने तो कहा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये। पर आरसी मजूमदार इसके बारे में कहते हैं ना ही ये फर्स्ट था, ना ही ये वॉर था और ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया था। तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो पहला बड़ा प्रोटेस्ट झेलना पड़ा था अंग्रेजों को। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहाँ पर खत्म करके सीधे उन्होंने लाद दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहाँ से क्राउन के रूल की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल ऑफ जो पोस्ट हुआ करती थी उसको बना दिया गया था वाइस रॉय नाम से। कैनिंग पहला वाइस रॉय हुआ था उसमें। तो इतनी इन्फॉर्मेशन में से ही वो क्वेश्चन आपका रहा होगा। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया कि फंडामेंटल राइट पे पूछा गया है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम कितनी तरीके के, 6 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला क्या लिखा था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने और विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी। राइट टू असेंबल, इकट्ठा होकर कोई ग्रुप बना सकते हैं। राइट टू प्रोफेशन, अपने मर्जी के प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो 6 मैंने 6 के 6 उसमें लिखवा रखे हैं आपको। एक बच्चे ने बताया आर्टिकल 32 क्वेश्चन आया, आर्टिकल 32 आया होगा तो भी आप कर सकते हो, उसमें रिट्स लिखी हुई हैं कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं आप सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, पर आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसमें। और फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 अगर आप कह रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है डिटेल में हमने। अब जिन लोगों ने क्लास की है उनको याद आ रहे होंगे क्वेश्चन क्या-क्या बताए हैं। क्योंकि मैं इसमें स्टूडेंट के एंड पे देखो ये मानता हूँ कि स्टूडेंट के लिए प्रेशर बहुत है, उनको नॉन टेक भी पढ़ना है, टेक्निकल भी पढ़ना है। एक बच्चे का मैसेज आया, सर मैं जीएस का पेपर पूरा देख ही नहीं पाया। अब देख ही नहीं पाया तो टीचर उसमें कैसे दोषी हो सकता है? भई अगर पेपर देखा हो, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में बताइए, डिस्कशन करेंगे, क्लास में हुआ है नहीं हुआ आप खुद ही बता दीजिए। फुटबॉल के स्पोर्ट्स में कब कौन-सा कौन-कौन से टूर्नामेंट किस इवेंट में खेले जाते हैं, किस स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं, वो सब लिखवाए हुए हैं कॉपी के अंदर। नोट्स आपको शेयर भी किए हुए हैं। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से कांसेप्ट लिया गया था। प्लानिंग कमीशन ने इसको शुरुआत की थी। क्लियर है? डब्ल्यूएचओ की स्थापना पढ़ाया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी पढ़ा रखी हैं। जी7 की समिट एक बच्चे ने लिखा कहाँ हुई? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सीधा-सीधा, सीधे नोट्स में लिखे हुए हैं। हीराकुद डैम बच्चे ने बताया, ये क्वेश्चन आया, महानदी लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। अभ्यारण्य लिखा हुआ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है, कौन सी पूछी है ये नहीं लिखा। क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, बोले हुए हैं सारे के सारे। एंजाइम बता दिया, विटामिन के बारे में वही वाटर सॉल्युबल वाला विटामिन, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा हेडक्वार्टर लिख रहे हैं, हेडक्वार्टर किसका पूछा है ये नहीं लिखा है यहाँ पर। टी20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर का अच्छी तरह आपको मालूम है। इवेंट कहाँ पर हुआ था, जीता कौन, ये भी पता है। और आप मुझे बताइए कमेंट में कौन से क्वेश्चन है जो नहीं बने आपसे। भाई कोई बच्चा क्लास होने ओवर होने के बाद लिखेगा कि सर जीएस में ये आया नहीं था, तो आप बताइए कमेंट में क्या नहीं आया था। जो आया वो आप बता दो, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ, उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि शाम को एक स्पेशल क्लास भी रखूंगा मैं, जिसमें सीधे-सीधे नोट्स में आपको दिखा दूंगा, ये नोट्स थे जो आपको दिए थे, ये क्वेश्चन आए थे। उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ वो हो सकता है भाई, आपके नोट्स जो शेयर कर दिए जाएँगे और नोट्स से मैच कर लेना। नोट्स टेलीग्राम पे पड़े भी हैं आपके। एक अभी पेपर हुआ है कल बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर का, मैंने आज देखा वो पेपर।
बीपीएससी सैनिटरी के लिए काफ़ी बच्चा पूछता था, सर सिलेबस लिखा नहीं है, क्या आएगा? अब आप में से तो कई लोग क्लास करते थे। मैंने आपको बोले थे 3 से 4 एरिया पढ़ के जाना, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं आता। क्योंकि वो पेपर भी पहली बार हुआ, तो मैंने उसमें बोला था कि जो क्वेश्चन आएँगे, उसमें आपका करंट अफेयर आएगा, साइंस टेक आएगा और बेसिक साइंस में 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और एक बताया था मैंने बिहार लोकल। आप बताओ अगर क्लास किए थे कि बताया था कि नहीं बताया था? सैनिटरी वाले में करंट अफेयर, साइंस टेक के क्वेश्चन, एनवायरनमेंट, बिहार लोकल और साइंस वाले में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक 9th-10th वाला। अभी मैं पेपर आज देखने बैठा हूँ और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मना किया था मत पढ़ना, वहाँ नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आया है। अभी एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं कैग, सीएजी का क्वेश्चन आया, जीसी मुर्मू बताया नहीं है। जम्मू कश्मीर जब स्प्लिट हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल थे, बाद में उनको सीएजी बना के भेज दिया गया। सीएजी का काम क्या होता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी एक्सपेंडिचर हो, उसकी ऑडिट करना। केंद्र वाले की ऑडिट करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, राज्य वाले की ऑडिट करके गवर्नर को रिपोर्ट भेजना। ये राष्ट्रपति और गवर्नर की जिम्मेदारी है कि जो रिस्पेक्टिव हाउस है उसके सामने ये रिपोर्ट भेजें। क्लियर है? सीधे-सीधे क्वेश्चन थे ये। 21 का इवेंट, कबड्डी टूर्नामेंट भी लिखवाए हुए, पुराने नोट्स में करंट भी लिखाया हुआ है। G7 आप कह रहे हो नहीं आया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे ने ओवरऑल क्वेश्चन जो भेजे हैं, किसी ने मान लो गलत भी G7 भेजा है, मैं वो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो जो आपके वाले हैं, आप अपने वाले भी लिख दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई ऑनलाइन पेपर है, टीचर को तो सीधे-सीधे ऑफलाइन पेपर मिला नहीं हुआ है। आप ओवरऑल क्वेश्चन लिखते जाइए, मैं बता दूँगा भाई कौन से आए हैं। आप उसका क्वेश्चन G7 नहीं आया, आप छोड़ो उसको, आप अपना बता दो क्या आया। क्योंकि डीआरडीओ का पेपर भी हुआ है, बीपीएससी सैनिटरी भी हुआ है, क्या पता बच्चा वहाँ के क्वेश्चन लिख रहा हो, आप अपने बोल दो। गंगा रिवर पे क्वेश्चन आया है, अगर गंगा रिवर में ए टू जेड जो भी क्वेश्चन आया वो बना होगा। गंगा रिवर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है हमने। डीएनए वाला क्वेश्चन आसानी से बना होगा। और इतने क्वेश्चन हुए थे, मैंने आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे मत करना उनको। पर मुझे इतने में ये अंदाजा लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ हैं जो आपके बन रहे हैं, जो क्लास के अंदर डिस्कस हुए हैं। अब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म मैंने डिटेल में किया हुआ, क्वेश्चन पक्का बना होगा ये। और जो लोग ये कह रहे हैं सर नहीं आए, क्वेश्चन नहीं बने, वो मुझे कमेंट में लिख के बताएं या तो। भाई अगर आप बिल्कुल जेन्युइन हैं, आप सही तरह से पूछ रहे हो तो बताइए। नोबेल प्राइज आया हुआ। नोबेल प्राइज़ तो पढ़ा रखा है मैंने, 22 का भी, 21 का भी, 20 का भी, तीनों पढ़ाए हुए हैं। तीनों करा रखे हैं। रमन मैक्स से पढ़ाया हुआ है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछा है, बताओ। ये नहीं बनेगा तो कैसे बात बनेगी? डीआरडीओ वाला तो कई बच्चे ने बोला है कि डीआरडीओ वाला क्वेश्चन आया है। डीआरडीओ वाला क्वेश्चन आया है, कई बच्चे ने बताया हुआ है। लता मंगेशकर से रिलेटेड देखो कॉपी, उसमें नोट्स में आपके लिखा है कि नहीं लिखा। और ये बोला था कि लता मंगेशकर वाले टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। क्लास उठा के देख लीजिए रिकॉर्डिंग वाली, उसमें बोला था कि लता मंगेशकर का टॉपिक जब आया था, भारत रत्ना जब मैं पढ़ा रहा था, उनका बर्थ प्लेस वगैरह बताया था मैंने आपको, और वहीं पर कहा था लता मंगेशकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हाल ही में उनकी डेथ हुई है। पर सीधी सी बात है, क्लास करेंगे, रेगुलर बैच किया होगा तो बनेगा। और 7:45 जब मैं स्पेशल क्लास शाम को कराऊंगा तो उसमें ये चीज़ आपको रिकॉर्डिंग दिखा भी दूंगा, या तो वो उतना पोर्शन कट करके दिखा देंगे, नोट्स में मैच करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, आप कुछ बोलना चाहें तो उसमें ऐड करिए। ठीक। बच्चों, जैसा कि आप लोगों से फीडबैक मिला है, रीजनिंग तो आसान था लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस लेंदी था। जैसे कुछ को बच्चे ऐसे हो गए कि हमें 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं, तो उनसे ये हुआ है कि या तो टेक्निकल छूट गया है या जनरल अवेयरनेस और जो जीके का पोर्शंस है वो छूट गया है। यानी कि आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आप प्रैक्टिस किए रहते रीजनिंग का तो क्वेश्चंस आपसे ईजिली बन जाते। मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी था पेपर। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि किस-किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जैसे क्यूब्स एंड डाइस से आपको 3 व्यू का क्वेश्चंस दिया गया था। जैसे 3 व्यू, 4 व्यू, 2 व्यू के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 3 व्यू का क्वेश्चंस आया था इसमें। 3 व्यू तो काफ़ी आसान रहता है, डायरेक्टली आप इससे क्वेश्चंस बना सकते हो 3 व्यू के।
और जो उसमें पूछा गया था कि अपोजिट फेसेस, कोई एक फेस दे दिया गया था और आपसे अपोजिट फेस पूछा गया था कि इसके अपोजिट फेस क्या होंगे। तो वो तीनों क्यूब्स को आप देख के बता सकते हैं कि अपोजिट फेस इसके क्या होंगे। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्चुअली पेपर लेंथी होने के बिहाइंड जो रीजन है वो यही सब क्वेश्चंस का है कि कोडिंग डिकोडिंग अगर एक क्वेश्चंस पूछता तो आपसे मैक्सिमम 1 मिनट्स या 45 मिनट्स में 45 सेकंड में सॉल्व हो जाते। लेकिन अगर 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपसे 3 से 4 मिनट उसी में चला गया होगा, क्योंकि उसमें पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, ठीक है? और सीरीज के अगर मैं बात करूं तो सीरीज के भी क्वेश्चंस थे। सीरीज के क्वेश्चंस जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि टफ क्वेश्चंस था। सीरीज में ऐसा होता है कि आपको अगर नंबर सीरीज दे दिया जाता है तो उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट रहता है कि वहां पे स्क्वायर का पैटर्न है कि क्यूब का पैटर्न है। जैसे कुछ कुछ 111 टाइप का दिया गया था, 111444, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशंस में 2 टॉपिक्स होते हैं, एक होता है जैसे कि आपको थ्योरेटिकल और एक होता है आपके पास कोडिंग वाला क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस में। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कोडिंग वाला क्वेश्चंस नहीं था, जैसे कि इनटू, डिवीजन या कुछ सिंबल्स दे दिया जाता है और उसका आपको रिलेशंस दिया रहता है कि ये इसका मतलब है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस कोड से क्या आप बता सकते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको कुछ पैराग्राफ या कुछ थ्योरी टाइप का दिया गया था और उसमें रिलेशंस पूछा था कि इसके रिलेशंस बताइए क्या सब होंगे। एक मिरर इमेज के क्वेश्चंस आए थे और मिरर इमेज के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। अगर आप क्लास अटेंड किए हो तो क्लास में सारी चीजें बताई जाती है कि कैसे आप ट्रिक से बना सकते हो। अब जैसे कुछ बच्चों को अगर ट्रिक ही नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन सच में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप उस क्वेश्चन को जब तक में सोचोगे तब तक में काफी सारे जो आपके कंपिटिटर हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे मिरर इमेज के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो उसमें आपको सिंपली बताया जाता है कि अगर कोई भी टाइम दिया रहे तो आपको क्या करना है कि 1160 में से माइनस करना है। जैसे क्वेश्चंस जो था वो था 1230 का मिरर इमेज क्या होगा। अगर आप इमेजिन कीजिएगा तो आपके पास 1 मिनट चला जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो सिंपल सी बात है कि 1230 को आप लिख सकते हो 0030, यानी कि 30 मिनट सिर्फ हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बस 30 मिनट्स को माइनस कर देना था। अगर आप इसमें से 30 मिनट माइनस करते तो आपके पास ये आ गया 30 और इधर आपके पास 11। तो कितने सेकंड्स लगे? तो जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि सर काफी ज्यादा लेंथी था, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि आप तुरंत बना सकते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा ही नहीं। तो मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे। वाटर इमेज के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए थे। मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंसेप्ट मिरर इमेज के अगर टाइम वाले क्वेश्चंस आए होंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट इससे बनते हैं। और अगर वाटर इमेज का क्वेश्चंस रहता है तो वो आपको 1790 में से माइनस करना होता है या 1813 में से माइनस करना होता है। तो उससे डायरेक्ट आंसर्स आ जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चंस को बना दिया होगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो एम्बेडेड डायग्राम के क्वेश्चंस आए थे। जैसे आपके पास कुछ पैटर्न दे दिए जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि इस तरह का दे दिया गया और पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शंस देके कि ये किस में एम्बेडेड है। तो ये सब क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको क्या है कि उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उस क्वेश्चंस को आप सही सही सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि किसी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बोला है कि क्वेश्चन सब डिफिकल्ट था, क्वेश्चंस आसान थे। लेकिन ऐसा था कि ऐसे-ऐसे टॉपिक से पूछे गए हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अगर आप बात करो तो इस तरह के सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे आपको ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया डैश, उसके बाद सी, ए, बी, डैश, डैश, डी, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास सपोज कीजिए ए ऑप्शंस है, बी ऑप्शंस है, सी ऑप्शंस है और डी ऑप्शंस है। तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, हर ऑप्शंस को आपको चेक करना होता है कि ये ऑप्शंस इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसमें कोई मिरर इमेज, वाटर इमेज या डायरेक्शंस में जो मैं पढ़ाता हूँ एलआर कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उसको अप्लाई करोगे आंसर्स आ जाएगा। इसके कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको यही था कि ऑप्शंस चेक करने थे। और जब आप चारों ऑप्शंस चेक करोगे, हो सकता है कि आपका लक खराब हो या कुछ भी हो सकता है कि डी ऑप्शंस जाके आपका आंसर्स हो, तो उसमें टाइम तो लगेगा। किसी का ए ऑप्शंस में ही आंसर्स आ गया होगा, तो वो सब चीजों में आपका टाइम काफी ज्यादा लगा है। सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसा कि बच्चे ने बताया, सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर क्वेश्चंस आए हैं। सर्किल वाला क्वेश्चंस आता है कि सर्कुलर जो रहता है कि सर्कुलर में आप अरेंज करते हो सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे आपके पास 5-6 बंदे दे दिए गए और उसको एक सर्कल में अरेंज करना है कि ये इसके बगल में बैठा है, ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है। इस तरह से बच्चे आपके पास रहते हैं क्वेश्चंस। तो सिटिंग अरेंजमेंट से सर्कल के क्वेश्चंस थे और वो भी 2 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस आपका इससे पूछा गया था सर्कुलर अरेंजमेंट से। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से थे कि सर्कल से बेस्ड था। एक तो लीनियर का रहता है, एक सर्कल का रहता है।
तो 2 क्वेश्चंस आपको सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे सर्कुलर के, तो उसमें भी टाइम टेकिंग है। मतलब ऐसे-ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं जो कि टाइम लग रहा है। रिलेशंस के मैंने बता ही दिया, सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस थे। सिलोजिज्म्स में भी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस के कितने भी आसान क्वेश्चंस हो, मिनिमम 1 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम तो लगेगा। एक्चुअली पेपर लेंथी होने के बिहाइंड रीजन क्या है? जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा पेपर लेंथी हो गया। तो बच्चे तो ये प्री अज़्यूम करके चलते हैं कि रीजनिंग 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में सल्टा देंगे। यानी कि मॉक टेस्ट में जैसा देते थे, मॉक टेस्ट में जैसा रहता था उसी तरह के रहेगा। तो बच्चों ऐसा है कि आप प्री अज़्यूम करके नहीं चल सकते हो। जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी रैंडमली रहते हैं अरेंज। किसी को हो सकता है कि पहले मिरर इमेज का क्वेश्चंस दिख गया हो, किसी को एम्बेडेड फिगर का दिख गया हो, तो उसके लिए पेपर सॉल्व करना आसान हो जाता है। किसी को ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सीरीज का आ गया, तो पहले क्वेश्चंस को ही देख के वो मेंटल प्रेशर में आ जाता है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए। अब उसमें ही वो अगर 5 मिनट्स लगा दे, तो आगे तो क्वेश्चंस उससे और भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो यही चीजें होती है, ये सब चीजें आपको जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको ऐसा स्ट्रेटजी बनाना होता है। क्योंकि अगर आप 10 मॉक टेस्ट दोगे, तो 10 मॉक टेस्ट में जो अलग-अलग पैटर्न रहते हैं क्वेश्चंस के, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। जो बहुत बच्चों का पेपर खराब होने के बिहाइंड रीजन है कि सर जो क्वेश्चंस काफी ज्यादा टाइम लग गए, 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे, सर 2 घंटे में 1 घंटे रीजनिंग में ही लग गए। तो उसके बिहाइंड यही रीजन है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर पेपर की ओवरऑल हम बात करें, तो आप ऐसा एक भी टॉपिक नहीं बता सकते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता सकते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स हो। यानी कि वैसा टॉपिक पढ़ाया ही नहीं गया हो और क्वेश्चंस आ गया हो। ऐसा एक भी क्वेश्चंस अभी तक बच्चों का, जैसा मुझे फीडबैक मिला, नहीं आया है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के भी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आप इजीली बना सकते हैं कि कौन किसके लेफ्ट में है, किधर राइट में है, किधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, इस दोनों बंदे के बीच में कितने का दूरी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को लगता है कि सर इसके अलावा और भी ये सब क्वेश्चंस थे, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं देख रहा हूं कि बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ही जैसा था। देखिए, क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर ही था। मेनली क्या हुआ है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चंस आता था, तो इस बार 3 क्वेश्चंस पूछ लिया है। मिरर इमेज से एक क्वेश्चंस पूछा है, जिसमें कम टाइम लगता है उससे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जिसमें ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। इस कारण से पेपर लेंदी हो गया है। जैसे पहले क्या रहता था पैटर्न, कि आपका मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन आए, वाटर इमेज से भी क्वेश्चंस आ गए। इस बार वाटर इमेज से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि मैट्रिक्स प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे आपके पास मैट्रिक्स के रहते थे कि 2 डायग्राम बना दिए गए हैं बॉक्स, और आप मैच करते थे कि इसका क्या होगा। क्या इससे क्वेश्चंस थे? अभी तक तो मुझे जहां तक फीडबैक मिला है कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इस तरह का जो रहता था आपके पास, और उसमें से आपको खोजना रहता था कि इस वर्ड के क्या कोडिंग होंगे। तो ऐसा वो नहीं था। तो बताइए, ये सब सॉल्व करना काफी आसान होता है। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते तो टाइम बचता आपका। डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है, डिक्शनरी में आपको सीरियल में अरेंज करना था, यानी कि कौन सा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा। तो अब इससे आसान क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? डिक्शनरी में आप, सिंपल सी बात है कि आपको अरेंज करना है, अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए। जो अल्फाबेट सिखाया जाता है कि ई जो टी मल्टीपल ऑफ 5, इस तरह से आपको G7, सारे कोडिंग तो आपको ध्यान करवाए गए हैं, याद करवाए गए हैं। अगर आप किसी भी फैकल्टी से पढ़े होंगे, तो सारे आपको ये सब चीज़ों को सिखाए होंगे। नेमोनिक्स में सारी चीज़ें बताई जाती है। तो आई होप आपका मैट्रिक्स नहीं था। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए। डिक्शनरी से 2 क्वेश्चंस थे। डिक्शनरी से बताइए, अरेंज करने के आए होंगे। एक में हो सकता है आपसे पूछा गया होगा कि 3rd नंबर पे कौन होगा, 2nd नंबर पे कौन होगा, और एक हो सकता है या अरेंज का आया होगा क्वेश्चंस। ऑर्डर से 2-3 था। तो काफ़ी आसान-आसान क्वेश्चंस थे। तो आप चैट सेक्शंस में बता सकते हैं कि आपने जो लाइव क्लास अटेंड किया है या जो लेक्चर्स देखा है, क्या उससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? कैसा पेपर रहा? डाइस नंबर सीरीज, डिक्शनरी, कोडिंग डिकोडिंग, 1 क्वेश्चंस रो एंड बाकी इमेज, वेन डायग्राम। हाँ, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 दिया रहता है कि इसके बीच में क्या रिलेशंस रहता है, तो उसका आपको क्वेश्चंस आता है। यानी कि जैसा पहले पैटर्न था, आप मॉक प्रिपेयर किए हो, सारे प्रीवियस ईयर लगाए हो, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। और अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, तो अगर आपने 45 तक भी अटेम्प्ट किया है, 45 प्लस अटेम्प्ट कर दिए हो, तो बहुत ही अच्छा है। अगर 45 प्लस अटेम्प्ट किए हो रीजनिंग में 50 में, तो काफ़ी अच्छा है। 40 प्लस भी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप काफ़ी कम अटेम्प्ट किए हैं। वो भी एक एवरेज माना जाएगा, अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर आपका 40 प्लस भी अटेम्प्ट है तो। अगर 40 से कम है, तब सोचने वाली बात है।
हुआ ये है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। बहुत बच्चों का ऐसा मैसेज आया कि सर रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और उसके कारण टेक्निकल छूट गया। तो बच्चों ये थोड़ा टाइम मैनेज आपको करना होगा। जिनका 16th को एग्ज़ाम है तो थोड़ा-सा इस चीज़ों को सोच के चलें, या रीजनिंग में आप टाइम दे भी रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो क्वेश्चन्स आपसे नहीं बनते हैं, जैसे सीरीज़ के क्वेश्चन सपोज़ कीजिए आपसे नहीं सॉल्व हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको ईगो पे ले लेना है कि नहीं हमें सॉल्व करके ही जाना है। इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अगर क्वेश्चन्स नहीं बन रहे हैं तो आगे मूव ऑन कीजिए। कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चंस आपने गलत सॉल्व कर दिया है, या आपको उस समय काफ़ी हड़बड़ाहट में आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उसको आगे बढ़ जाओ। मैं लाइव क्लास में भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप जो है सीरीज़ के क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो अगर आपके दिमाग में एक बार क्लिक नहीं करता है। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें भी कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या लॉजिक्स लग रहा है सीरीज़ के क्वेश्चंस में। तो बच्चों सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना यानी कि आपके लिए सिर्फ डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो अगर वो एक बार में क्लिक नहीं कर रहा है तो उसको आप लेफ्ट कर दो, बाद में अगर लास्ट में टाइम बचता है तो बाद में उसको बना लो, ठीक है? रेस्ट अदर जो टॉपिक हैं जिस जो पैटर्न्स पे आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटने चाहिए। जो आपको पता है कि सिलो के क्वेश्चंस आएँगे ही, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आएँगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के आएँगे, एनालॉजी के क्वेश्चंस आएँगे। तो ये सब अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तब सोचने वाली बात है, तो उन सारे टॉपिक्स को अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी शॉर्टकट फ़ॉर्मूला बताया गया है उसको अच्छे से थोड़ा बहुत देखिए। रीजनिंग में तो वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मिरर इमेज में हमने आपको बताया था कि 1160, अगर ये किसी को पता रहता तो उसके लिए ये 5 सेकंड का क्वेश्चन्स है। सिमिलरली वाटर इमेज का आपको ध्यान रखना था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में एलआर कांसेप्ट, एनईएसडब्ल्यू कांसेप्ट्स, ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। तो अलग-अलग जो टॉपिक्स में पढ़ा है जैसे नेमोनिक्स है, तो अल्फ़ाबेट आपको याद होना ही चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ एन का बताइए क्या नंबरिंग होगा? तो यहाँ पे देख सकते हो चैट में अभी तक किसी ने नहीं जवाब दिया कि एन का क्या 14, तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे सेकंड में क्वेश्चंस बन जाए? अब एन जैसे आपसे कोई पूछा तो 14 ध्यान होना चाहिए कि एन 14 नंबर पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है बच्चों, जो कि आपको अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। आज चिल्ड्रंस डे भी है, 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे, इसी तरह से आपको याद भी करवाया गया था, ये 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, तो जो भी बच्चे आगे अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस देने वाले हैं, यानी कि कल जिनका पेपर है या आज भी इवनिंग में एक शिफ्ट बचा हुआ है, तो जो वो देने जा रहे हो, तो एकदम शांत दिमाग से दो, सारे क्वेश्चन्स आपसे बनेंगे। बस थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट सीख लो। रीज़निंग में अगर कुछ क्वेश्चन्स नहीं भी बन रहे हैं 1-2 क्वेश्चन्स, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाया करो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वहीं पे हमें लटक जाना है और बेस्ट क्वेश्चंस छोड़ देने हैं। ऐसा भी होगा कि टेक्निकल में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जो कि आप ईज़िली बना लोगे और वो छूट जाएगा तो बच्चों दिक्कत हो जाएगा। कुछ बच्चों का रहता है कि सर हमने अटेम्प्ट कम लिया है, तो आपके लिए अगर रीज़निंग लेंदी था, तो सबके लिए लेंदी था। तो सोचना नहीं है, अगर आप एक अच्छा अटेम्प्ट किए हो, जो पहले कट ऑफ जाता था, उसके अकॉर्डिंगली आपने 150, 160 भी अटेम्प्ट किया है, तो काफ़ी है। यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपका एक्यूरेसी कितना है, ये नहीं कि अटेम्प्ट कितना करना है। यहाँ ये नहीं होता है कि आपको 200 में 200 अटेम्प्ट करने हैं या 180 प्लस अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप बच्चों एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए कि रीजनिंग में अगर टाइम दे रहे हैं तो सही सॉल्व होना चाहिए। जीके जीएस बना रहे हैं तो सही बनाओ क्योंकि नेगेटिव भी मार्किंग है। तो सौरभ सर कुछ बताइए कि कैसा रहेगा इसका? मुझे इसमें एक पॉइंट जो जोड़ना है सर, जी। जितने बच्चों ने भी इसमें ये लिखा है कि टाइम का इशू है, वो लोग ईमानदारी से इसमें बताएँ कि कितने लोगों ने टेस्ट सीरीज़ दी है। आप अपने आप से ये पूछिए कि कितने टेस्ट आपने दिए हैं। टेस्ट का मतलब आपको डे 1 से बोला गया था कि बिना टेस्ट पेपर दिए आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। कि जब 2 घंटे में वो 200 क्वेश्चन करने बैठोगे और टाइम अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर ये दिक्कत आएगी ही आएगी और ये कॉमन सी बात है। ये आपको तैयारी शुरू करने के डे 1 पे बोला गया था कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा। तो अपने आप ईमानदारी से आप लोग बताइए, जितने लोग ये कह रहे हैं सर टाइम कम पड़ गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया, तो अपने आप से ये पूछिए या अगर हिम्मत है तो करंट सेक्शन में इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर बता सकते हैं कि सर मैंने टेस्ट नहीं दिए थे एक भी और टेस्ट नहीं दिए थे तो टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं हो पाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए, खासकर एसएससी जैसे पेपरों में। तो आप अपने आप से बताइए ना, आप टीचर से ये बात पूछ रहे हैं, अपने आप से कहिए कि टेस्ट सीरीज़ आपने दी है क्या? अगर टेस्ट सीरीज़ आपने दी है तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं होना चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका उतना बेटर होगा। और ये खाली इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। सर आपके अकॉर्डिंग जीके जीएस में कितने अटेम्प्ट सही? यार अभी तक देखो जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हैं, जो मतलब नहीं बन रहा है। बाकी मैं शाम को 7:45 पे एक स्पेशल क्लास रखूँगा जहाँ पर इनको जो नोट्स दिए हुए हैं, उसी नोट्स में एज़ इट इज़ मैं चेक करा दूँगा क्या क्वेश्चन आए हैं मेरे पास और क्या आंसर है। उसके बाद तो ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना, ये कॉपी से है कि नहीं है। तो जो इनको कंटेंट दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, 7:45 स्पेशल क्लास होगी।
होगी वो गेट एंड डीएससी कैटेगरी में स्पेशल क्लास, तो टेलीग्राम पे लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक पे लिंक डाल दूंगा मैं। तो ये बता भी देंगे और नोट्स में एज इट इज मैं मैच भी करा दूंगा इनको। ये फिर बात ही खत्म हो जाती है, क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के हमारे फैकल्टी जसपाल सर, प्रवीण सर, संदीप जयानी सर। तो वेलकम सर, संदीप सर। दोनों आ जाते दोनों आ जाते कहाँ पे है सर? और उसका पीडीएफ वो कैसे निकलेगा सर? हेलो गाइस, वॉइस क्लियर आ रही है क्या आप लोगों के पास? एक बार ये देख लेते हैं कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आपके साथ यहाँ पर मौजूद है आपके फेवरेट एजुकेटर्स प्रवीण सर, जसपाल सर, अमन सर, सौरभ सर। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने जो भी प्रीवियस 2 वीडियोस आई थी एनालिसिस की, उनके अंदर आपने देखे होंगे, और कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इस सेशन में आप अभी आपको देखने को मिलेंगे। हेलो। तो गाइस आप लोगों ने देखे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को जैसा पता चला है वो अभी आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो जिस जिस तरीके से होगा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे गाइस कि भैया कौन कौन से इसका क्या क्या आंसर होगा। जैसे गाइस आप लोगों को पहला क्वेश्चन है कि T/DF रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शंस, इसको आप ही एक्सप्लेन करते हैं। हेलो एवरीवन। तो ये पहला प्रॉब्लम है आपके, ये स्टील का प्रॉब्लम है। अब इसमें लिखा हुआ है T/DF रेशो। एक्चुअली द रेशो इज ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशो। ये रेशो हम देते हैं टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से कंप्रेशन मेंबर का था। सो फॉर कंप्रेशन मेंबर जो हमारे रोल्ड सेक्शन के लिए है, फॉर प्लास्टिक स्टेट, तो प्लास्टिक स्टेट के लिए पूछा हुआ है, प्लास्टिक सेक्शन के लिए। तो जो लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशो है यानी B/TF की रेशो है, इट इज 9.4E। तो ऑप्शन भी था ये, कंफर्म कर लिया ये फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो जो रेशियो है हमारी लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस की, तो B/TF की जो रेशियो है, नोटेशंस आप चेंज कर सकते हो, नोटेशन में भी चेंज्ड, देयर इज नो इशू इन दैट। So for avoiding the local buckling, the ratio of the width to limiting thickness should be 9.4 times of। ये compression member के लिए है, and for rolled section, for class 1 plastic section। अगर आपको और कोई डाटा बीच बीच में ध्यान आता है तो आप मेंशन कर दीजिएगा। यू कैन मेंशन दैट डाटा। नॉट सीन प्रॉपर्ली, लो आप दिख रहा है प्रॉपर्ली? अच्छा, नॉट सीन केयरफुली, वो खुद के लिए बोल रहा है कि केयरफुली नहीं देखा था हमने। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर, आगे कर दीजिए। ऐसे से होगा सर। दूसरा गाइज आपसे पूछा गया कि फ्लेक्सर बेंडिंग स्ट्रेन इन गाइज एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। तो आप लोगों से एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर की मतलब एक्सट्रीम कंप्रेशन की फाइबर की तरफ पूछा गया है। तो एक सेकंड, तो इसका आंसर होगा गाइज 0.0035 गाइज। अब ये सवाल आप लोगों से अगले उसमें भी आ सकता है या दूसरे उसमें भी आ सकता है, दूसरे सेट में भी। अब यहाँ पे कंप्रेशन फाइबर में पूछा गया आपसे गाइस, टेंशन में स्टील की साइड भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और इससे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं गाइस। जैसे आरसीसी में करोगे तो आईएएस कोड के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं कि भैया कहाँ तक आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन करो कहाँ तक पैराबोलिक होता है, आप लोगों से एक्सयू भी निकलवा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से निकलवा सकता है, पर आप लोगों को ये सारी पता होना चाहिए। अब गाइस इसमें श्रिंकेज वाला भी पूछ सकता है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए 0.003 होता है। श्रिंकेज को कैसे प्रिवेंट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें भैया कंप्रेशन और टेंशन साइड में
सेम अमाउंट में हमें रेनफोर्समेंट पता होना चाहिए। अब इसी सवाल को घुमा के वो कुछ भी पूछ सकता है कि भैया जैसे डबली रेनफोर्समेंट बीम है तो उसका ये एडवांटेज हो गया कि श्रिंकेज कम हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट दे रहे हैं और टेंशन साइड में भी दे रहे हैं। तो एक ही सवाल को घुमा घुमा के बहुत सारे आपके सेट में पूछ लिया जाएगा, पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भैया आपको कंफ्यूज हो गए। अब इस कहने का मतलब है कि आरसीसी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे आईएएस 4, 5, 6 से ही पूछे जाएंगे। अभी मैंने देखा कि आज वाले सेट में तो मॉड्यूलर रेशियो से कोई सवाल नहीं था, जबकि हर बार पूछता है मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, आपको पता है 280 अपॉन गाइस 3 सिग्मा सीबीसी होता है। गाइस ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी ये सवाल है कि फ्लेक्सर बेंडिंग स्ट्रेन इन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, आप लोगों ने कर दिया होगा। अब आप लोगों से टेंशन वाला भी क्या पता आप लोगों से पूछ ले, इसके अजम्पशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस ध्यान में आ रहे हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और श्रिंकेज वाली चीज जरूर याद रख लेना गाइस, वो काफी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये सवाल आ गया कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर एक्सट्रीम कंडीशन। अब इस टेबल से आप जितने भी आपको डाटा दिख रहे हैं ना भाई, हर एक डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं। अब इसने तो चलो एक्सट्रीम का पूछ लिया, शुरू में प्लेन कंक्रीट है और बाद में गाइस रेनफोर्समेंट कंक्रीट है, पर आप लोगों से पूछा गया है तो मेरे हिसाब से रेनफोर्समेंट कंक्रीट का ही पूछा गया होगा। तो ये 0.40 ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि मिनिमम सीमेंट गाइस आपको कंटेंट बताना है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए M40 होता है, अगर प्लेन की बात कर लेगा तो M25 होता है। इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है आपने ये सवाल देखा इससे क्या सीखा, इसका मतलब ये थोड़ी 0.40 आंसर हो गया। अरे भाई ये तो पता चल जाएगा। अब आपको ये सीखना है कि इस टेबल से किस किस हद तक सवाल आ सकते हैं। मतलब आपसे कुछ आप मान लो माइल्ड का पूछ लिया आप लोगों से, कई बार तो ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है। इसको याद करने का गाइस वेरी मतलब लिख लेना MMSV। कई लोगों से तो ये भी नहीं हो पाता है कि भैया सर ये आ गया, फिर वहां पर आप लोग बता रहे हो कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले भैया आपका माइल्ड आएगा, सबसे पहले माइल्ड मॉडरेट तो MMS याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और फिर VE। अब इससे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया क्या होगा क्या नहीं। अब एक्सट्रीम का आप सारी चीज याद रख लेना। हो सकता है कल वाले में ये पूछ ले कि ये वाले डाटा पूछ ले 280 को मिनिमम जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, ये तो आप लोग बता सकते हो। रेनफोर्स के लिए आप लोग बता सकते हो। तो इसमें किसी इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। अब इसी से मुझे एक सवाल और याद आ गया कि आप लोगों से अभी एक सिंपल सा सवाल भी पूछा गया था, मतलब डेफिनेशन SARE डक्टिलिटी क्या होता है। अब ये चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना भाई, शुरू वाले दिन कॉलेज से यही चीजें बताई जा रही, डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसमें एलोंगेशन होगा किसमें नहीं होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम का स्लोप आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें भी कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये वाली टेबल आदि याद कर लेते हैं, एग्जाम में पूछी ये जाती है, तो आप पूरी टेबल को अच्छी तरीके से याद करें। और आपको जैसे जैसे चीजें पता लगे कि सर हाँ ये भी पूछा गया था, वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सर नेक्स्ट। अब गाइस देखो क्या कह रहा है सवाल, इंक्रीज करना है रन ऑफ। अब भाई इंक्रीज रन ऑफ कैसे कर सकते हो गाइस, बिल्कुल सीधी सीधी बात है गाइस। पहली बात तो ये साफ साफ लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, रेनफॉल ड्यूरेशंस। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इंक्रीज करना है रन ऑफ को, तो मुझे बताओ क्या करोगे भाई। इम्परमीबल होगी चीज तो ज्यादा इंक्रीज होगा ना रन ऑफ, ज्यादा बह के जाएगा। मतलब इस सवाल में आप 4 ऑप्शन देख देख के अगर ईमानदारी से भी देखते, अगर आप ऐसे दिमाग में कर लेते मुझे भाई पानी का एक गिलास डाल दिया जमीन में, अब मुझे इसको करना है कि कैसे ज्यादा रन करके जा सकता है, उस हिसाब से भी अगर आप इस सवाल को सोचते और ऑप्शन देखो। अभी क्या है ना, इस सवाल को करना अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास जब ऑप्शन होते हैं तो आपको सवाल करने का ऑब्जेक्टिव का मेन तरीका ये होता है कैसे मैं ऑप्शन को कट करूं। तो एक ऑप्शन आपको वैसे दिख जाता है कि भाई किससे मुझे रन ऑफ को कैसे करना है, इंक्रीज करना है। आपको मुझे बताओ जब ज्यादा घास फूस उगा दूंगा तो रन ऑफ मुझे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर मैं इम्परमेस कर दूंगा तो गाइस इन्फिल्ट्रेशन है वो रेट कम हो जाएगी ना, तो रन ऑफ ज्यादा मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर विच इंक्रीज रन ऑफ। अब आपसे कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है यहाँ पे, अभी यहाँ पर पूछा नहीं है, आप लोगों से इवापोट्रांसपिरेशन से पूछ सकता है, कंजप्टिव यूज से भी पूछ सकता है कि किसका किससे मेजरमेंट करते हैं, रेन गेज क्या होता है, ये सारी चीजें भी। क्योंकि अब देखो अब वो भी अभी देखो अभी आप लोग क्या कह रहे थे कि सर बीएमसी का जमाना गया है, जमाना किसी का नहीं आएगा, जमाना किसी का नहीं गया। अभी एक कमेंट कर रहा था लड़का, मुझे वैसे मैंने देखा था मैसेज कि सर अब इन सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। भाई ये सब्जेक्ट आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं पढ़ना, टीचर तो इनको भी उतनी शिद्दत से पढ़ाता है
कि आप ये सोचते हैं इन्वायरमेंट नहीं, ये सर ऐसा सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, अब यार बीएमसी कर लो, हाइड्रोलॉजी खोल के नहीं जाते, हाइड्रोलॉजी के सीधे शॉर्ट नोट्स मांगते हैं कि भाई शॉर्ट नोट्स दे दिया, काम चल जाएगा इससे। और टीचर जब इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा है आपको हाइड्रोलॉजी, तो आप लोगों को, आप उनको बिल्कुल लाइट सब्जेक्ट समझने लग गए आप लोग कि भैया इनसे तो आएगा नहीं, हर साल नहीं आता है, हर साल नहीं आता है। देखो वो चीज जब कर सकते हो आप, ऐसी सब्जेक्टों को जब छोड़ सकते हो जब हर साल वैकेंसी आए। हर साल आ रही, चलो इस बार नहीं होगा, अगली बार दे लेंगे सर। अब ये वैकेंसी आ रही है 5 साल में और आप इस सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट कैसे आप इंक्रीज करोगे, रन ऑफ मतलब रन ऑफ कैसे आप इंक्रीज करोगे, बेसिक सवाल है, आप लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल सर। अब ये देखो सारी चीजें, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशंस आप लोगों को, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस आप लोगों को सारी चीज बता दी। आप लोग अब इन सारी चीजों को आप बड़े प्यार से देख के समझ सकते हो। अब मतलब इस ऑब्जेक्टिव सवाल को लेके आप, अब इससे ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रन ऑफ की चीजें पूछिए, आपके दिमाग में इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती है। अब ये भी पूछ लेगा, अभी तो चलो ये नहीं पूछा, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा पूछता है सर एसएससी में। हाँ, क्या 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 होती है कि भैया अब उसमें सिल्क का कुछ भी जो पूछे, अब ये भी पूछ सकता है इससे क्या क्या रिलेटेड क्या होता है, उसका डायमेंशन, ये सारी चीजें भी सर कि क्या होना चाहिए, क्या उसका ब्लॉक साइज क्या रखे नीचे वाला, वो हाइट क्या होनी चाहिए, ये सारे सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे। आपने एक चीज देखी होगी आज के पेपर में भी, आप कभी भी देख लेना, एसएससी ना ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं पूछता है सर, उसका सीधा फंडा है। अगर आपको याद है तो भैया ठीक है, नहीं याद है तो चुपचाप आ जाइए। और आप, एक सबसे बड़ी बात है, एसएससी का कोई सवाल नहीं आता तो आप नेट के ऊपर डालेंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है मुझे आंसर मिल गया, इसका मतलब है ये चीजें बार बार आ रही है, इसका मतलब वहां पे उपलब्ध है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करके जा रहे हैं। तो जो चीजें कॉमन होती हैं, जो वो आपको आराम से उसके ऊपर मिल जाएगी, सीधा सवाल डालोगे सीधा उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भैया, सर आगे चलते हैं। चलो अब सर एक्सप्लेन करेंगे। हाँ सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। अरे सर करिए, बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है सर। डिमांड है सर, करिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर अभी तक जैसा सर ने बताया, काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं, आई होप आपने सर के जो पिछला सेशन था वो भी देखा होगा, जो पहले एनालिसिस का सेशन हुआ था और एक सेशन सिविल 101 पर हुआ था। उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ और नए सवाल जो हमारे पास आए वो भी जसपाल सर ने, प्रवीण सर ने डिस्कस किया है यहाँ पे, और कुछ और फर्दर आगे डिस्कस कर लेते हैं। डिजाइन स्पीड फॉर एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो वो 120 है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 120 किलोमीटर पर आवर हम कंसीडर करके डिजाइन करते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस के अंदर बात आती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है यहाँ पर। आई थिंक जो क्वेश्चन आया था वो फाइन ग्रेन एनालिसिस का था। फाइन ग्रेन एनालिसिस हम किसके लिए करते हैं? सो सेडिमेंटेशन एनालिसिस उसके लिए करेंगे। अगर कोर्स ग्रेन की बात होगी तो सीव एनालिसिस के थ्रू हम जाएंगे उस पर। अब मैं यहाँ पे एक बात, इस बार ऐसा हुआ है पहली बार जहां पे ना तो मुझे पहली बार एसएससी में हुआ है कि 2 सवाल नहीं आए। एक तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन की मीटर स्क्वायर पर हर बार, हाँ डेंसिटी की आगे चलो, वो सवाल तो हर बार आता है। दूसरा सर सीयू क्या होता है d60/d10, सीसी क्या होता है d30² एक बार तो ये भी पूछा है d10 को क्या बोलते हैं। तो ये सवाल अब आपको ये एक बार देख जाना, अभी लग रहा है कि सर तो मजाक करें, कल वहां जब पेपर में जाओगे ये नहीं पता चलेगा वो पर d30 का स्क्वायर था या d60 का था। इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो जो आप सोचते हो ना कि ये सवाल नहीं आ सकता, एसएससी वही पूछता है कि यार ये तो बहुत हल्का है, ये नहीं आएगा, और एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी जैसे सर्वे का ये सवाल है, अभी जैसे सर्वे का सवाल है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पूछा है, बताओ सर। जबकि अगर कोई भी एजुकेटर अगर सर्वे स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये बताता है कि भैया उससे क्या होती है, एक्युमुलेशंस ऑफ प्रिवेंट होती है एरर, इसलिए हम होल टू पार्ट करते हैं। अब ये सवाल बार बार आ रहा है एग्जाम में, और कितनी बार आएगा, हर बार आएगा और हर बार गलत करके आओगे। तो इससे आपको सारी चीजों को सीखना है जब भैया। हम पढ़ते हैं तो इसके ऊपर फिर ये आता है कि अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन, कई बार कुछ दोस्त जो होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको जब ये बताया जाता है कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, प्रिंसिपल यही है सब्जेक्ट का, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते सर एग्जाम में। अरे वही तो सर, अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो सर कल क्विज लेते हैं और पहला सवाल ये डाल देते, बताओ डेंसिटी बराबर क्या है, कमेंट करने आ जाएंगे जमाना चेंज हो गया है, सवाल अलग लेवल के पूछे जाते हैं, ये सवाल एसएससी जेई लेवल के नहीं है। अरे भैया किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना होता है। देखो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मेरा मानना ये है, तब सवाल गलत हो जाए तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबका लगभग गलत होता है। अगर इजी वाला गलत हो रहा है तो इसका मतलब रेस से बाहर हो, आप रेस से बाहर हो, क्योंकि जो सबका सही हो रहा है वो आपका गलत है, तो आप उसे भाई कब उसको क्रॉस कर पाओगे। वो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो इजी है उसको तो आपको सबसे मतलब, वो तो दुआ करो कि भगवान से ये मेरा गलत ना हो। तब गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत से लोगों का हुआ होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर।
जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसिप्रोकल रेंजिंग की अगर हम बात करें तो इजी लेवल के अंदर यही चीजें आती हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग कौन से एरर जो है वो एलिमिनेट कर देता है, कॉलिमेशन एरर एलिमिनेट करेगा, रिफ्रैक्शन एरर एलिमिनेट कर देगा। जहां पर भी डिस्टेंस जो है, आप जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और जहां पे आप स्टाफ रख रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में रेसिप्रोकल रेंजिंग यूज कर सकते हैं। थोड़ा अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर हम जाएं, रेसिप्रोकल रेंजिंग से रिलेटेड रिसेंट एग्जाम्स जो भी हुए हैं उनके अंदर क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि रेसिप्रोकल रेंजिंग के थ्रू आपको 2 पॉइंट्स के बीच का लेवल डिफरेंस बताना है। तो उसमें जो भी अपेरेंट रीडिंग्स दे रखी होंगी, आपको टेबल दिया हुआ होगा कि जब इंस्ट्रूमेंट ए के ऊपर होगा, आपको कुछ इस प्रकार से टेबल दिया हुआ होगा कि जब इंस्ट्रूमेंट ए के ऊपर है तो रीडिंग जो है कितना ज्ञान बांटते हैं। वही रीडिंग एट ए और रीडिंग एट बी, जब इंस्ट्रूमेंट बी के ऊपर है तो रीडिंग एट ए, रीडिंग एट बी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको कुछ नहीं करना। ये जो रीडिंग्स गिवन है, अपेरेंट डिफरेंस ये वाला कैलकुलेट करिए, अपेरेंट डिफरेंस ये वाला कैलकुलेट करिए और इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर देंगे तो रेसिप्रोकल रेंजिंग के थ्रू भी आपको उन दोनों पॉइंट्स के लेवल के बीच का डिफरेंस जो है वो पता लग जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें, अभी जैसे मैं सर अभी सर्वे की बात चल रही है तो सर्वे में एक सवाल ये भी आया था। मैंने आप लोगों को जैसे बता रखा है कि भाई प्रिज्मेटिक कंपास, तो मैंने बता रखा है पी से याद रखे पति, पत्ती ती आ रहा है तो मतलब 30 और सर्वेयर का पूछा गया उसका 15 है। तो ये ट्रिक भी आप लोगों को हल्का हल्का, अब उसमें एक कमेंट कर रहा है मैं तो भैया इसमें कंफ्यूज था, 30 आएगा 15 आएगा, अभी भी ये कंफ्यूज हो रहा है, जबकि आपको सीधा बता रखा है कि प्रिज्मेटिक होगा, पी से पति याद रख लो, पति के लास्ट में क्या रहा है ती 30। अब ये चीज भी यार, थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट पूछा गया 20, अब ये चीजें भी आप लोगों को नहीं पता होना चाहिए, जबकि मैंने आप लोगों को साफ बता T20 टी से मैंने बता रखा है थियोडोलाइट और 20 सेकंड। अब ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें बताई जा, मतलब अब ये चीजें तो ऐसी होगी, टीचर भी लिखवा देता है और उसको बोलता है कि भैया ये चीज आती है, पर होता क्या है ना सर, जब अपन बताते हैं तो इनको ऐसा लगता है यार इतनी आसान चीज थोड़ी पूछी गई होगी, क्योंकि जब ये स्पेशली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तब ये होता है, और बाद में जब पूरा साथ हो जाता, अभी तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, अभी आप लोगों से सभी सब्जेक्ट के नाम लिखवाए जाएं तो भी उसमें 5 मिनट ले लोगे आप कि किन 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 किन, तो आप लोगों को कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, पहली बात तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सर्वे से ये भी सवाल पूछा गया था कि भैया ये इसका क्या होगा, लिस्ट काउंट वाला सवाल भी आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोगों को पता होना चाहिए लिस्ट काउंट क्या हो गया। और एक सवाल सर्वे से बहुत ज्यादा आता है, इस बार तो नहीं आएगा जो सर, जो सेंसिटिव वाला है कि कब बढ़ेगी कब घटेगी, तो उससे मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये सवाल भी काफी पूछा जाता है कि भैया ये सवाल। और इस बार एक सवाल और हुआ है कि जो आया नहीं है, हर बार क्या होता है आप लोगों को यही पूछ लेता है कि इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करो, वो एसएससी हर बार पूछता है, इस बार नहीं पूछा तो इसका मतलब ये फ्री का नंबर था, वो कोई बात नहीं, कल पूछ लेगा वो। तो आप लोगों को कम से कम ये सीख जाना आज रात को बैठ के, अगर नहीं आती तो कैसे मैं 90 जोड़ता हूँ, कैसे 90 घटाता हूँ, होल सर्कल बेरिंग को कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है उसमें भैया बैक साइड और फोर साइड के बीच में डिफरेंस 180 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक सवाल था शायद लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर मैं कैसे एसएससी जेईई एक दिन में क्रैक करूं, कॉपी पे लिख लीजिए मैं क्रैक कर चुका हूं, तो आप उसी दुनिया में रहिए कि मेरा क्रैक हो चुका है, इससे ज्यादा और क्या बताऊं भाई, मतलब कैसे कैसे सवाल कर रहे हो भैया। सर काफी गुस्से में है आज, गुस्से वाली बात नहीं है भैया, बात एक्चुअल में जो है, जो चीजें हैं। आगे चलते हैं सर। तो सर जैसे क्वेश्चन अगर हम सर्वे के अंदर अब बात कर ही रहे हैं, तो जो लास्ट के जो टॉपिक्स आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट से स्पेसिफिक, तो उनसे कोई भी क्वेश्चन एज सच अभी तक तो नहीं देखा गया है। प्लानीमीटर, प्लेटोमीटर, जिनसे रिलेटेड, प्लानीमीटर से रिलेटेड पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आ रहे थे एरिया कैलकुलेशन के, तो वो अभी तक फर्स्ट जो आपका शिफ्ट था उसमें तो नहीं आया। इवनिंग शिफ्ट में फिर और देखते हैं। जैसे सर ने काफी सारे टॉपिक्स बताए जो बेसिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रेसिप्रोकल रेंजिंग इज यूज्ड फॉर, इससे रिलेटेड हो गए, चाहे ऑब्स्टेकल टू चेनिंग क्या क्या हो सकते हैं, रेंजिंग के ऑब्स्टेकल क्या हो सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपकमिंग जो शिफ्ट्स हैं उनके अंदर इसके अलावा जो और बेसिक्स हैं वो भी आपसे पूछे ही जाएंगे। आगे चलते हैं सर, आप कंटिन्यू करिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये पूछा है टेम्परेचर रेंज ऑफ VG30। अब ये देखो हम तो इसका आंसर बता देंगे आप लोगों को कि भैया इसका 38 से 45 है। अब आपको ये इसका ये ध्यान में रखना है कि अब आपको खुद देखना है नोट्स में जाके कि भैया VG10 के लिए कितना होगा, VG20 के लिए कितना होगा, VG30 के लिए कितना होगा, VG40 के लिए क्या होगा। असली एनालिसिस वही है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बेसिकली इसमें टेम्परेचर रेंजेस जो है वो थोड़ा और स्पेसिफाई भी की जा सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर रेंज पूछा जा रहा है इसके लिए। इसका आप सॉफ्टनिंग पॉइंट 7 डेज का है इसका, तो शायद है ना सर, 7 डेज का था। ओके
ये देखो 7 डेज का पूछा गया आप लोगों से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 38 से 45। भाई लिखा नहीं जा रहा, पर आप लोग मेरी भावना को जरूर समझे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ये सब तो आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं अब मुझे लगता है कि भैया कल अगर आपके पास VG 10 का आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया लेस देन 30 होगा। अगर आप Less लोगों than से 30. गाइस, अगर आप लोगों से VG 40 का पूछ लिया जाए तो ग्रेटर देन 45 होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर VG 20 का पूछ ले कि सर इसका कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 30 से 38 होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। देखो होता क्या है ना, जब भी क्वेश्चंस पेपर बनता होगा, सर ज्यादा बताएंगे आप लोगों से, तो हर एक आदमी का माइंडसेट होता है, खुद का एक फेवरेट जोन होता है। अगर वो VG 30 का पूछना, उसका ये वाली चीज फेवरेट है, तो हो सकता है VG 10 वाली भी चीज उसको सर क्लिक करे। तो ये वाली चीज है, आपको एक पेपर को सोल्व करने का अपना एक तरीका होता है। कई हैं जो पंचवर्षीय योजना भी समझ के तैयारी कर रहे हैं, और कई हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं। उनका यही सिंपल तरीका होता है कि कौन किसको जितनी जल्दी से भाप ले, वो सबसे अच्छा होता है गाइस। तो आप लोगों जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी क्यों बने? उनको पता था ये बंदा जिता देगा। बन जाते तो भीम के भी बन जाते, पर पता है कि भैया, इसीलिए सेम चीजें आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या चीज पूछी जा रही है, उसी को फोकस। अब कई लोग तो है ना रट लिए इसको, हाँ बस मास्टर ने बता दिया, हो गया कल का जुगाड़ सेट मेरा। अब इससे सेट करने का ये जुगाड़ सेट नहीं करना भाई, ये पता होना चाहिए 10 का कितना है, 20 का कितना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ सर आगे चलते हैं। चलिए अब ये आप हाँ सर so now the problem is which of the assumption of one dimensional consolidation is wrong. अब कौन सी assumption wrong है? तो पहला बोला डार्सीज लॉ इज वैलिड, क्ले इज अनसैचुरेटेड, क्ले इज होमोजीनियस, और एक चौथा assumption दे रखा था वॉल्यूम से रिलेटेड कि जब कंसोलिडेशन होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा वन डायमेंशन के अंदर या डेप्थ के अलॉन्ग ही। तो बेसिक फंडामेंटल जो कंसोलिडेशन का वो यही है कि सॉइल सैचुरेटेड रहेगी कंसोलिडेशन से टाइम भी और कंसोलिडेशन के बाद भी। तो उसने बोला कौन सी बात गलत है, तो इसने बोला क्ले इज अनसैचुरेटेड, इसका मतलब ये assumption नहीं है। So which of the assumption is wrong? तो जो assumption wrong है वो है clay is unsaturated। तो clay क्या होनी चाहिए यहाँ पे? Saturated होनी चाहिए। अब यहीं से सर कॉम्पैक्शन का भी पूछ लेता है कि कॉम्पैक्शन Consolidation क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। अब ये सवाल भी आते हैं कि कई कहाँ पे एयर वॉइड्स निकल रहा है, क्या एक्सपेल्शन ऑफ वाटर हो रहा है, ये सारी चीजें बेसिक चीज। कंपैक्शन किस वजह से होगा, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कॉम्पैक्शन करने के, कि एयर के एक्सपेल्शन से होता है, एयर के कॉम्पैक्शन से होता है, सॉलिड के कॉम्पैक्शन से होता है, या पानी एक्सपेल्ड होता है। तो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कंपैक्शन के लिए भी और कंसोलिडेशन के लिए भी। कंसोलिडेशन में भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में चले जाता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन किस लिए होती है। अभी सवाल तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन का था, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन का रीजन क्या है, उसमें वॉल्यूम चेंज किस वजह से निकल के आता है। तो जब एक सवाल हमें कंसोलिडेशन का मिला, इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है अगले एग्जाम के अंदर। अभी आप लोगों से पूछा नंबर ऑफ जोन इंडिया क्लास में, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बिल्डिंग टिम्बर, तो 4 जोन है। अभी आप लोगों से देखो, टिम्बर तो इतना प्यारा टॉपिक है, शायद एसएससी जेई के लिए आप लोग देखे होंगे कि टिम्बर से वो कुछ भी पूछ लेता है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब भी पूछ सकता है, इसका तो चलो 4 आंसर है। अब आप लोगों को ये भी सर अभी अगले एग्जाम में क्या पता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड सवाल पूछ ले कि भैया किस जोन का क्या है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिम्बर से रिलेटेड क्या होता है। टिम्बर में एक सवाल बहुत प्यारा डिफेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा नेचुरल डिफेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो टिम्बर से रिलेटेड ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया हम एनुलर रिंग से एज के बारे में बता सकते हैं। उसका पूरा पूछ लेता है कि भैया ऊपर से बताइए पिथ क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ सर आप भी बताइए सर, जो चीजें आपको सर सही लग रही है आप बताते चलिए। टिम्बर से स्पेसिफिक सर, टिम्बर जो है अगर जैसा इस केस में पूछा गया है, इनके मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड पूछ लिया क्वेश्चन, टिम्बर्स की क्लास पूछ लेता है उनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग या फिर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर एग्जामिनर टिम्बर टॉपिक पर गया है, इट मींस दैट कि टिम्बर से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, तो अब हर सेट के अंदर एक एक क्वेश्चन जो है वो डाला जाएगा टिम्बर से। अब एक उसके मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड अगर आया, एक तो उसका ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी XYZ कैटेगरीज के अंदर अगर हम बताते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको बताते हैं, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी आपसे पूछ सकता है। या फिर टिम्बर के जो डिफेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। टिम्बर का जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, स्पेसिमेन का डायमेंशन, उससे रिलेटेड ये बेसिक सी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं आपसे टिम्बर से स्पेसिफिक। और एक वो सॉफ्ट वाला भी पूछ लेता है, इनमें से कौन सी सॉफ्ट है। हाँ हाँ वो भी हाँ। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी कई बार पूछा जाता है।
अब ये सारी चीजें आप लोग जैसे हर चीज को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते। अब कई तो ऐसे कमेंट कर रहे सर अगली बार एसएससी जेईई की वैकेंसी कब आएगी, पहली खत्म नहीं हो रही है, उसके भी पेपर अभी आज पहली शिफ्ट हुई, आप अगली की तरफ तैयारी करने की बात करें, तो आप चीजों को करें, अच्छी तरीके से करें, ईमानदारी से करें, जब मजा वुड आएगा। बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर भी ये बता रहे हैं सर, विनीर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, विनीर की थिकनेस जो है वो पूछी थी। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये सवाल आया आप लोगों से, एमयू लिमिटिंग निकलवाया गया है, तो आप लोगों को सबको ये सवाल पता होना चाहिए कि भैया किस किस के लिए कितना होता है, किस किस के लिए क्या नहीं होता। अब इसको आराम से आप सोल्व करेंगे तो आपको इसका भी पता लग जाएगा कि अब इसमें ये भी पता होना चाहिए 250 के लिए कितना होता है, 415 के लिए कितना होता है। अब ये मतलब सारी चीजें मतलब बिल्कुल आसान है कि सर किसके लिए कितना होता है। 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर किसके लिए होता है, 0.138 किसके लिए होता है, 0.133 किसके लिए होता है। यहाँ पर 415 के लिए पूछा गया है, तो आप सीधा 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, आराम से सवाल आ जाएगा। अब यहाँ से देखो एक सवाल और पूछ लेता है सर, वो एक्स लिमिटिंग बाय डी का रेशियो भी पूछ लेता है, एएसटी लिमिटिंग आ जाती है। हाँ, तो वहां पे भी पूछ लेता है कि 0.53 किसके लिए होना चाहिए, 0.48 किसके लिए होना चाहिए, 0.46 किसके लिए होना चाहिए। ये सारी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है, और ये फिक्स चीजें हैं। ये नहीं पूछेगा तो कल वाले शिफ्ट में वो पूछ लेगा, क्योंकि भाई सर ये RCC मुश्किल का नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है जब पढ़ते हैं, जब टीचर पढ़ाता है इन टॉपिक्स को, तो उस वक्त समय चाहिए होता है ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने में, और तब काफी डिटेल में जाती है वो चीज। एक बार वो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि कैसे टर्म्स आपने एक्सप्रेस की, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हुआ है, लीवर आर्म कैसे हो रहे हैं, वो हर एक इंडिविजुअल टर्म जब आ जाती है, उसके बाद जो है ये पोर्शन स्टार्ट होता है कि अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो बस आपको फॉर्मूला क्यूबीडी स्क्वायर यूज करना है, इतना आ जाएगा। तो पर सर वहां अब तक इस बात पहुंचते कि एक बार सैचुरेट हो जाते हैं। हाँ, पर अब इस बात को ये कह सकते सर, अपन जिस दिन RCC स्टार्ट होती है और जब तक खत्म हाँ नहीं हो सर। जाती, कितनी बार रिवाइज होता है आप हर जगह पूछ रहा है। एमयू लिमिटिंग कहीं ना कहीं निकालते हैं, डिजाइन कर रहे हैं, निकालते हैं। अगर एक चीज जो इतनी बार रिपीट हो रही है, अगर वो भी आपको याद नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब भाई लोचा है, सीधी सी बात ये है। क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर कोई देखो, कोई ये आसान सवाल में अगर आपको ये सवाल गलत हो रहा है तो आप रेस से बाहर हो रहे हैं, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जो अगर थोड़ा सा अजीब सा है वो गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं। ये सवाल अगर गलत हो रहे तो आप रेस से बाहर हो रहे, तो इनको तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो सर संदीप सर करा दिया मेरे ख्याल से आपने पेमेंट लेयर का ऑर्डर। हाँ ये हो गए सर, फिर मैंने हटा दिए थे ये क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन शायद सीक्वेंस में आएंगे, एंगेज वाला हटा दिए थे। हाँ ये हो चुके हैं सर, ये प्रीवियस सेशन में हो गए थे। सर एस्टिमेशन के ऊपर भी अगर हम बात करें तो सर एस्टिमेशन के बारे में बहुत पूछा जाता है कि एडिशनल वर्क के लिए कौन सा करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट हम कब लेते हैं। तो ये भी आपके पता होना चाहिए भाई एस्टिमेशन के लिए कि भैया रिवाइज कब करते हैं, एडिशनल वर्क आ गया तो सप्लीमेंट्री करेंगे। डिटेल हमें किस बात की जानकारी देता है, तो टेक्निकल सेंशन की जानकारी देता है। प्रीलिमिनरी हम क्यों बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए बनाते हैं। तो ये सारे सवाल जो चीजें है ना, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है आप लोगों को, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और भी प्रॉब्लम सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक टेबल से पूछा जाता है मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं, ये भी पूछा जाता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। वो पॉजिटिव किस केस में होती है, नेगेटिव किस केस में होती है, जीरो कब होती है, आपको पता होना चाहिए। आरसीसी के केस में जीरो हो रही है सर, स्टील के केस में पॉजिटिव हो रही है। सवाल था सैंडस्टोन इज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक। हाँ देख, अब ये सवाल पूछा गया सैंडस्टोन, तो सीधी सी बात, एज फॉर सैंडस्टोन एज फॉर सेडिमेंट्री, कि भैया जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री है। अब ये चीज, अब देखो यहाँ से एस से सर और भी स्ट्रेटिफाइड है। हाँ ये भी, अब ये सिलिशियस भी है। हाँ, अब सेडिमेंट्री को हम एक्वस रॉक भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं। अब ये सवाल वो, अब ऑप्शन में अगर सेडिमेंट्री ना दे, एक्वस रॉक दे दे, तो वो भी आपको भी पता होना चाहिए कि ये उसी का नाम है। अब एक सवाल यहाँ से तो बहुत प्यारा पूछा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में सर वो कन्वर्जन पूछ लेता है, इसका किसमें होगा, इसमें किसका होगा। वो चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो भी सवाल आप कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल आसान था कि सैंडस्टोन वाली क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक मैंने देखा था कि आईएस कोड से भी रिलेटेड सवाल आया था कि ये वाला आईएस कोड किससे भी है, और हर बार वो एसएससी सवाल पूछता है, ऐसे लिख देगा IS 456 किसके लिए है, 800 किसके लिए है। तो अगर वो देखो वो वाले सवाल है ना, अगर आपने सही हो गया तो ठीक है, अगर आपका पढ़ा हुआ है, गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कुछ नया ऐसा अजीब सा आ गया जो आपको पता ही नहीं है, तो उसमें आप पर अजीब पूछता नहीं है, क्योंकि टीचर जो आता है वो लिखवा देता है। अगर आप थोड़े से ध्यान से देखोगे तो अब वो पूछा नहीं, मुझे ये नहीं पता कौन सा पूछा गया था, पर मुझे पता है ये चीजें कि भैया एक ऐसा सवाल आया था। हाँ सर, संदीप सर के पास है क्वेश्चन।
सीमेंट जी सर, आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा तो वो अपडेट हो जाएगा क्वेश्चंस। Which content is reduced in low heat cement to reduce its heat of hydration? तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, उसको रिड्यूस कर देंगे। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। प्रोपोर्शंस की बात करेंगे तो इस केस में लगभग 5% तक ले आएंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को, और डाई कैल्शियम सिलिकेट को 46% तक ले जाएंगे। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को रिड्यूस करेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट को इंक्रीज करेंगे। अब सर जैसे ये लो हीट सीमेंट का सवाल है, इससे ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ ये मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं या नहीं करते। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए करते या नहीं करते। अब ये भी सवाल पूछ लेता है कि मास कंक्रीटिंग के लिए कि भैया स्लंप वैल्यू क्या होनी चाहिए, 25 से 50 होनी चाहिए। जो कैनाल लाइनिंग होता है उसके लिए स्लंप वैल्यू क्या होनी चाहिए, 70 से 80 होनी चाहिए। तो ये भी चीज आप लोगों से पूछता है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। रोड रिपेयरिंग कर रहे हो तो उसमें जनरली कौन सी लेते हैं। जिप्सम का सवाल भी जरूर आएगा, जिप्सम्स क्या है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और सीमेंट के टेस्ट से तो सवाल जरूर आते हैं। अगर अब इस बार बीएमसी कम आई तो इसका मतलब ये मत समझ लें कि हर शिफ्ट में बीएमसी कम आएगी, क्योंकि अगर बीएमसी स्ट्रॉन्ग होता है तो वो शायद उसका टेक्निकल औरों की बजाय ज्यादा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो व्हाट इज एजीमथ से रिलेटेड सर्वेइंग से क्वेश्चन है। ये सर्वे के एस्पेक्ट से आपसे पूछ रहा है। तो एंगल जो मेजर करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ 0 to 360 डिग्री, सिंपल सा आंसर होगा इसका अगर इसी एस्पेक्ट में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो। अब एक सवाल सर ये था कि अभी मैंने देखा था आपकी स्क्रीन पे आ रहा था रिंडोल्स नंबर का। तो भैया रिंडोल्स नंबर क्या होता है? इनर्शिया बाय विस्कस हो गया। अब आप लोगों से अब रिंडोल्स नंबर पूछ लिया, अब आप लोगों से ये भी तो पूछ सकता है कि भाई फ्रोड नंबर क्या होता है। मैंने साफ साफ तरीके बता रही, फ्रोड, फ्रोग, मेंडक जी आता है, ग्रेविटी से डिवाइड कर दो यार। अब क्या होता है सरफेस टेंशन के लिए क्या होता है। तो ये मतलब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है कि भैया किसमें क्या आएगा, किसमें क्या नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फ्लोड नंबर क्या होता है, शायद फॉर्मूला भी पूछा था, V/√LG। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब रिंडोल्स नंबर से सर ये सवाल भी पूछ लेता है कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कि भैया लेमिनार फ्लो के लिए कितना रिंडोल्स नंबर होना चाहिए, 2000 से कम होना चाहिए। ये सारी चीजें भी सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कंसिस्टेंसी लिमिट्स आर डिफाइंड बाय आर, या फिर किसने बताई थी वो कंसिस्टेंसी लिमिट्स। डिफाइंड बाय का मतलब तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला कोई लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जो कि आपको ये बता सकते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे वेरी कर रहा है तो उसकी कंसिस्टेंसी कब सॉलिड से सेमी सॉलिड और ये होना चाहिए। अब यहाँ अगर पे नाम आप पूछ रहा है सारी कि- चीजें देख सकते हैं सर। जैसे हम ये पूछ सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके ऊपर सोइल फुली सैचुरेटेड होती है। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, वहां पे सर वो सवाल पूछ लेता है कि 3 mm वाली चीज, कि वहां पे आपको पता होनी चाहिए कि 3 mm की विदाउट क्रिम्बलिंग। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या, लिक्विडिटी लिमिट, लिक्विड लिमिट क्या होती है। फिर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए टर्बिंग में पहले सॉलिड आता है, फिर सेमी सॉलिड आता है, फिर प्लास्टिक स्टेट। वो पूछ लेता है इस स्टेट के बीच का वो बताओ कौन सा लिक्विड लिमिट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी सवाल, अब जैसे लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ लेता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, IP/IF होता है, ये भी पता होना चाहिए। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, IP/% क्ले फ्रैक्शंस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी थिक्सोट्रोफी क्या होती है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों, और इनके टेबल और याद होनी चाहिए। टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस रेंज में आएगा, ये किस रेंज में आएगा, ये किस रेंज में आएगा। जैसे सहवाग वाला फॉर्मूला S=WG, तो यहाँ पे भी पूछ लेता है कि ओवर सैचुरेट कब है, 1 से ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में बार बार ये सारी चीजें पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, हाँ जी सर। अटरबर्ग ऑप्शन में अगर है तो वो आप चूज कर सकते हैं। अगर ये पूछा गया है कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में किसने बताया, तो अटरबर्ग लिमिट्स भी बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स को। और अगर फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन था तो अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। इसके बाद जी सर एक सर। शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी पूछी हुई थी, यही। तो ये कौन सी बीम का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है? तो सर एकदम से शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बढ़ा है, इसका मतलब विड्थ सडनली रिड्यूस हुई है। जी सर, शेप डिपेंड करता है कि अब एल शेप भी हो सकती है, टी शेप भी हो सकती है। ओवरऑल थिकनेस अगर हमें देखनी है, यहाँ पे थिकनेस बस ये ओवरऑल ध्यान ज्यादा रख थी, सकते हैं कि बस यहाँ पे विड्थ कम हो गया। सडनली रिड्यूस हुई है विड्थ, वो एल भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, और कोई ज्योमेट्री बॉक्स भी हो सकता है सर। ऐसे तो जी सर। विड्थ जहाँ पे सडनली रिड्यूस हो जाती है। सडन रिडक्शन वाला सर आप जो बता रहे हैं वो मतलब वो पॉसिबिलिटी चेक करनी है।
बाकी जिन्होंने पेपर दिया उन्हें पता होगा एल था ऑप्शन में, एक साईं बोल रहा है कि एल था ऑप्शन के अंदर, इनवर्स एल आया था, हाँ तो इनवर्स एल भी करेक्ट है। सो इनवर्स एल ऑप्शन था तो वही होगा, हाँ ये एल था, ठीक है। तो जैसे ही क्योंकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में इंक्रीमेंट हुआ है स्ट्रेस का, तो बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब ये सर शेयर स्ट्रेस वो वाले फॉर्मूले भी पूछ लेता है सोम वाले कि रेक्टेंगुलर है तो 3/2 3/2 होना चाहिए, सर्कुलर मैक्सिमम का कितना रेशो होता हाँ, है। और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आया है कि आपको पता है टो एवरेज क्या होता है कि भैया शेयर फोर्स अपॉन में बीडी कर देंगे, तो आपसे वहां पे शायद बी की वैल्यू पूछी है, आपको पता है शेयर स्ट्रेस दिया हुआ था, आप उसको सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, वहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर्कुलर होता तो 4/3 होता है। ये सारी चीजें भी सोम वाली चीजें ये भी आप लोगों से पूछी जाती है। सर इसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पूछा है फ्री एंड पे, फिक्स्ड एंड पे हाँ सर, बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे पूछा है, शेयर फोर्स फिक्स्ड एंड पे पूछा हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि दोनों एक ही जगह पे नहीं निकालने हैं। शेयर फोर्स पूछी हुई है फिक्स्ड एंड पे और बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है फ्री एंड पे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सर। शेयर फोर्स एट फिक्स्ड एंड अगर आपको बताना है तो टोटल फोर्सेस ऐड कर लीजिए, टोटल फोर्स ऐड कर 200 देंगे, प्लस 400 प्लस 600, 1200 और बेंडिंग मोमेंट 0 है, बेंडिंग मोमेंट 0 फ्री एंड फ्री पे एंड पूछा है। Expand the depth ratio of simply supported beam। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से कितनी बार बताया गया है कि हर एग्जाम में आता ही आता है, कैलकुलेशन आ जाए चाहे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर आपसे रेशो पूछ ले। कैंटिलीवर से स्पेसिफिक अगर आप बताएंगे तो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है वो 7 होनी चाहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम वैल्यू 20 है, अगर कंटिन्यूअस के लिए बात करेंगे तो वो 26 है। और ये सब किसके लिए है? फॉर स्पान्स अप टू 10 मीटर। इससे ऊपर अगर होगा तो आपको 10 बाय स्पान से मल्टीप्लाई करना होगा इन वैल्यूज को। सिंपल सा क्वेश्चन। विच स्केल श्रिंक ऑन मैप या विच स्केल डज नॉट श्रिंक ऑन मैप? सर इससे रिलेटेड प्रवीण सर ये क्वेश्चन कंप्लीट क्या है? सर आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी, सर आप बता दीजिए इसके बारे में which scale shrink on map। हाँ सर को ही बोलने दे रहे हैं, एक स्टूडेंट लिख रहा है कि आप जसपाल सर को बोलने दो। चलो, सो प्रॉब्लम जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि विच स्केल श्रिंक्स ऑन द मैप, कौन सी स्केल श्रिंक कर जाती है, तो ऑब्वियसली जिस स्केल को हम मैप के ऊपर बनाएंगे वही स्केल श्रिंक करेगी। तो जो ग्राफिकल स्केल होती है वो हमारी श्रिंक कर जाती है। ये एडवांटेज भी होता है कि अगर वो श्रिंक करती है तो हम उसकी मदद से भी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे प्लान के ऊपर भी या फील्ड के ऊपर भी। तो आरएफ की बात करें, प्लेन स्केल की बात करें, डायगोनल स्केल की बात करें, इनकी वैल्यूज हमें मेंशन करनी पड़ती हैं। तो अगर वो पूछेगा कि विच स्केल डज नॉट श्रिंक ऑन द मैप, तो फिर ये तो तीनों ही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन वो होना चाहिए था। पर अगर बोले कौन सी श्रिंक करती है, तो फिर हमारा चौथा ऑप्शन ग्राफिकल स्केल होना चाहिए था। बाकी बच्चे भी कमेंट कर पाएंगे कि ग्राफिकल स्केल ऑप्शन था या नहीं था इसके अंदर। जैसे इन तीनों में लिखा हुआ है, प्लेन स्केल है, आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है और डायगोनल स्केल है, तो एक ग्राफिकल स्केल वाला भी ऑप्शन होगा इसके अंदर। डज नॉट चेंज होगा तो वो दोनों ही, क्योंकि स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है ऑप्शन, तो उसी हिसाब से हमने भी मेंशन किया इसे। तो मेरे हिसाब से ग्राफिकल स्केल भी होना चाहिए था इसके अंदर ऑप्शन, जो ऑप्शन में दिया नहीं है सर यहाँ पे। जो दिया हुआ नहीं है, डी ऑप्शन वही होगा। ग्राफिकल स्केल काफी लोग बोल रहे हैं, बिलियनियर हसलर बोल रहा है ग्राफिकल स्केल था, जी सर। या सुमन यादव भी बोल रहे हैं ग्राफिकल स्केल था, ठीक है। इंजीनियर स्केल, ये अलग अलग पेपर दिया है क्या सबने? कोई बोल रहा है ग्राफिकल स्केल, कोई बोल रहा है इंजीनियर स्केल, ग्राफिकल स्केल। अभी चलो। एक एग्जाम में सर इस आरएफ फुल फॉर्म भी पूछी गई थी और वहां पे रिप्रेजेंटेटिव क्या था, फ्रिक्शन लिखा हुआ था। आप आधा ही पढ़ोगे कि ये फ्रिक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, तो वो आपको शुरू वाला इंजीनियर स्केल था। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी वो भी। चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। अब अगला सवाल है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर आपको पता होना चाहिए मास बाई वॉल्यूम होता है। अब ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, आप उसकी कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से कि जो भी चीजें होती हैं, किसी की भी आप लोगों से डायमेंशन पूछ सकता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, बाई एल होता है, ये सारी चीजें फॉर्मूले भी पूछ सकता है। और एक सवाल और था जिसमें सर ऐसे शायद ऑर्डर में पूछ रखा था कि मरकरी की ज्यादा होगी, फिर वाटर की, हाँ डेंसिटी का एक सवाल और था,
तो वो भी आप लोग कर सकते हो कि भाई मरकरी का तो सबको पता है। सर पहला चैप्टर जो हमारे एफएम का जिसमें प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, जितनी भी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की उन सबके डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए। वी शुड नो द डायमेंशंस ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है पूछी हुई है इसने डेंसिटी के बारे में। सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, और वो इनिशियल फर्स्ट चैप्टर से ही कि एक क्वेश्चन पूछ लिया डेंसिटी की, आपको डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, दूसरे में स्पेसिफिक वॉल्यूम बता भी दिया कि डेंसिटी का ऑपोजिट है, और फिर उसके डायमेंशन पूछ लिए। एक के अंदर जो अभी सर डिस्कस कर रहे थे अरेंजमेंट वाला, मरकरी का, ऑयल का, वाटर का, इनका आपको अरेंज करना है किसकी डेंसिटी ज्यादा कम। पर सर हमने देखा है कि जैसे जेई या एई का कोई भी पेपर होता है, एफएम की जो शुरू वाली 1-2 यूनिट है उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और जबकि ईएससी गेट का तो उनमें तो पूरा पढ़ना पड़ता है, जबकि जेई या एई का होता है उनकी शुरू वाली यूनिट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लास्ट तक नहीं जाते। मतलब लास्ट वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछते, शुरू वालों से पूछ लेते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भैया ये सारी चीज क्या है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। ये इन्वायरमेंट का साउंड लेवल का सवाल। क्या है? परमिसिबल साउंड लेवल इन रेजिडेंशियल एरिया एट द नाइट टाइम। देखो इसमें नाइट टाइम में भी आता है सवाल और डे टाइम में भी आता है। बाकी ऑब्वियसली बात है नाइट टाइम में जो परमिसिबल साउंड लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होगा डे टाइम के। तो नाइट टाइम में जो परमिसिबल लिमिट है 55 डेसिबल की है, और डे टाइम के अंदर है परमिसिबल लिमिट 75 डेसिबल की। ये भी आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ सर आगे बताइए सर, फुटिंग वाला। Next question sir, two footings are closed and rest on the same footing, then name of the footing would be। Isolated वैसे ही नहीं होगा सर, स्टेप नहीं होगा, कंबाइंड फुटिंग ही बचता है। और हाँ चलते हैं सर आगे वाला। तो अगर स्ट्रैप फुटिंग से कंबाइन करना है तो बीच में स्ट्रैप बीम हो सकती है सर। बहुत ही क्लोज दे रखा है तो आपको सेम फुटिंग पे है तो कंबाइंड ही हो जाएगा फिर तो। हाँ, दो फुटिंग क्लोज है तो देन इट विल बी कंबाइंड फुटिंग। स्ट्रैप का तो उसको लिख के देना पड़ेगा कि प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिफरेंशियल सेटलमेंट है वो यूनिफॉर्म करनी है, तभी हमारी स्ट्रैप फुटिंग आएगी। स्टेप्ड और आइसोलेटेड दोनों, स्टेप्ड फुटिंग ही हो गई, आइसोलेटेड फुटिंग ही हो गई, सो आंसर विल बी कंबाइंड ओनली। देखो मोस्टली यूज डिसइंफेक्टेंट पूछा गया। देखो अभी देखो जो भी इन्वायरमेंट का सवाल है ना, अभी जो भी ये पूछा गया आप लोग कर दोगे, इसमें कोई वो तो नहीं है, अभी बता भी देंगे। एक सर जो भी इन्वायरमेंट का सवाल होता है उसमें इस बार नहीं पूछा कि अब अगली वाली उसमें पूछ ले। एक सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है सर जेई में कि हम स्क्रीनिंग पहले करेंगे या आप लोग कौन सा करेंगे। हाँ, ये आप लोगों को वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भैया पहले हम प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, एरेशन क्या होता है, पीएसटी क्या होता है, आप लोगों को कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है, एसएसटी क्या होता है। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि ग्रेविटी फिल्टर, जैसे रैपिड सैंड फिल्टर है, स्लो सैंड फिल्टर है, वहां से आप हाँ प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किसका इसका होता है, इसका 100 होता है, उसका 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये उसका D10 क्या होता है, इसमें कैसे हम उसको रिमूव, इसमें स्लो सैंड फिल्टर में हम सोइल को रिमूव करके उसको साफ करते हैं, उसमें रैपिड में हम बैक वॉशिंग करते हैं। अब डिसइंफेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि हम बैक्टीरिया को मारेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओजोन में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि भैया वो फ्यूचर कंटेमिनेंट के लिए सही नहीं होता, शुरू में तो कर देगा पर बाद में जब पानी जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिमेंट्स में तो कहीं पे उसे बैक्टीरिया मिल गया तब वो हाथ खड़े कर देगा कि भैया अब आप संभालो। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, ऐसे सवाल पूछे जाते रहेंगे। हाँ, और सर आप 45 डेसिबल 45 डेसिबल नाइट में, हाँ रेजिडेंशियल में 45 डेसिबल नाइट टाइम में, 55 डेसिबल डे टाइम। अगर रेजिडेंशियल एरिया की बात करोगे नाइट टाइम में 45 डेसिबल और डे टाइम में 55 डेसिबल। सर ये भी आप बोल दीजिए बीओडी कैलकुलेटर 5 डेज वाला, वो भी बोल दीजिए, पता नहीं सर। मोस्टली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन, क्लोराइड नहीं है। ये मैं काफी कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मोस्टली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट, क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट नहीं होती है, क्लोरीन होती है, तो फर्क है दोनों में। बीओडी वाला कौन सा सवाल है, सर ने खोल रखा है क्या? हाउ मेनी डेज पे आया था सर बीओडी वाला क्वेश्चन था? बीओडी कोई लिखेगा, मेंशन करेगा बीओडी का प्रॉब्लम क्या पूछा था सर, कितने दिनों पर उसको कैलकुलेट किया जाता है? 5 दिनों पे निकालते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड बीओडी है, स्टैंडर्ड यूके का है हमारा। एक्चुअल में तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, उसको राउंड ऑफ में कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाला जाता है।
हाँ, बीओडी 5 डेज के लिए निकाली जाती है। 5 डेज का भी लॉजिक बताया हुआ है आपको कि मोस्टली जो रिवर्स हैं ब्रिटेन के अंदर, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 दिनों का टाइम लेती है सी में जाके मिलने के लिए। तो जो भी हम सीवेज डंप करते हैं रिवर के अंदर, 5 दिनों तक वहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है, इसलिए बीओडी भी 5 दिनों की निकाली जाती है। हाँ, ठीक है। प्रवीण सर, अपने थोड़ा सा स्पीड से करते हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भी 5 बजे वाले शिफ्ट में जा रहे हैं, ओके ओके तो ओके उनको लेट हो ओके रहा है। सर, ओके ओके, 1 मिनट कर लेते हैं हम, थोड़ा थोड़ा। खत्म हो गया बस। चलो सर, अब ये पूछ लेते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग 30 और 10 घंटे। अब 10 घंटे में ये देखो, एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, 10 आवर लिखवा दिया पर वो कह रहा था ऑप्शन में सर 600 मिनट आया है। तो ये कन्वर्ट आपने गलत लिखवाया था, आपने 10 घंटे लिखवाया था पर ऑप्शन में 600 मिनट था। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। बीओडी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सर। बीओडी इज 2/3 ऑफ अल्टीमेट बीओडी। एक जना बोल रहा है 5 डे बीओडी कितनी होती है अल्टीमेट बीओडी की, ये पूछी थी। तो अल्टीमेट बीओडी की 2/3 होती है, तो 0.68 टाइम्स होती है। 0.68 को आप 2/3 लिख सकते हो 0.667 करके। ठीक है। हाँ सर, अगला लास्ट पेमेंट ऑर्डर बता ही दिया था। और डेवलपमेंट, हाँ पेमेंट वाला हो गया सर। डेवलपमेंट फॉर FE 415। हाँ, इसको पता होना चाहिए 0.87 FI5 अपॉन में गाइस कितना होता है, 4 टोबीडी होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, HYSD बार यूज करते हैं तो 60% हम इंक्रीज कर देते हैं। वो सारी IS कोड की रिकमेंडेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमें सवाल पता चला, हमने आप लोगों को बता दिया। अभी आप लोगों को सर और बता देंगे जो जो चीजें हैं कि आपको किस तरीके से आगे वाले सेट के लिए तैयार रहना है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में कौन नहीं है, कौन कौन से ऑप्शन दिए थे इसमें, कौन बोल रहा है? सुमित। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में कौन कौन नहीं है? अब इसमें वेस्ट वाटर का भी पूछ सकता है, रॉ वाटर का भी पूछ सकता है, दोनों चीजें आती हैं। तो अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट की ऑप्शन ग्रिड चैम्बर, सेडिमेंटेशन टैंक, ये दोनों ही प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन टाइम भी पूछ लेता है। स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर या प्राइमरी Screening grid सेटिंग सर, यहाँ chamber। तक प्राइमरी में ले लेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन में होगा वो सेकेंडरी में। ए वॉज स्क्रीनिंग, बी वॉज ग्रिड चैम्बर। बाकी दो ऑप्शन भी बताइए। वही तो, अब इसको भी 2 याद है, किसी को 2 याद है, वो इस तरीके से सवाल नहीं, अच्छा इसमें भी सर एक है, अगर ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होगी, वो ट्रीटमेंट है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से PSC से पहले की जाती है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन जो बता रहा है बच्चा, वो ये बता रहा है स्किमिंग टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, ग्रिड चैम्बर और स्क्रीनिंग। तो सेडिमेंटेशन टैंक से पहले वाले जो यूनिट है उनको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट भी बोला जाता है या प्री ट्रीटमेंट बोला जाता है। और आप लोगों को ग्रिड चैम्बर के बारे में, क्योंकि SSC का फेवरेट है ग्रिड चैम्बर, उसका डिटेंशन टाइम 1 मिनट होता है। वहां पे वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस लगाई स्किमिंग, जाती गिट, है। स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन हाँ, टैंक। आपको ये भी पता होना चाहिए सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करता है। स्क्रीनिंग का काम क्या है? पंपिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव यस, करना। सुमित भी ये बोल रहा है प्रिलिमिनरी था, तो आंसर सेडिमेंटेशन टैंक होगा। सेडिमेंटेशन टैंक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। बाकी स्किमिंग टैंक, ग्रिड चैम्बर, स्क्रीनिंग सारे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आते हैं। अगर सेडिमेंटेशन टैंक जोड़ देंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है वो। सर बेसिकली इसके अंदर स्क्रीन्स आ जाएंगे, ग्रिड चैम्बर आ जाएगा, स्किमिंग टैंक, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप्स जो हैं, फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर आ जाता है। फ्लो हाँ। इक्वलाइजेशन चैम्बर आ जाता है। यहाँ तक का प्रिलिमिनरी हो जाएगा। चलिए, so these were the problems which are available। यही प्रॉब्लम्स थे हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली 35 या 40 सवाल थे जो करा दिए आपको। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, यू कैन शेयर। नीचे लिंक दिया हुआ है आपको, उसमें यू कैन फिल द फॉर्म, सबमिट योर क्वेश्चंस। अगर और भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, विल डिस्कस दैट आल्सो। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। जो जिसका भी अब कल एग्जाम है, विल मीट यू टुमारो देन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। ओके देन दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सेशंस के अंदर, जिनके अंदर हम फर्दर और जो आने वाली शिफ्ट्स हैं उनके एनालिसिस हम करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चंस याद आते हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, जैसे ये लाइव स्ट्रीम एंड हो जाए उसके बाद कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।